हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका का सवाल सुनने के बाद मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने दबी हुई आवाज में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, लव की मौत का राज जानने के लिए मैंने भी अपने लोगों को छानबीन करने के लिए भेजा था। तब मुझे ये पता चला कि जिन बच्चों को सालों पहले अगवा करके ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था, उन बच्चों की उम्र 1 से लेकर 10 साल के बीच में थी। ज़्यादा छोटी उम्र के बच्चे इसलिए मारे गए क्योंकि पावर ड्रग के साइड इफेक्ट उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनका शरीर ताकतवर नहीं था। और जो बच्चे 10 साल की करीब की उम्र के थे वो इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि उनके शरीर के जेनेटिक स्ट्रक्चर को तोड़ पाना पावर ड्रग के लिए काफ़ी मुश्किल था और काफ़ी बड़े और दर्दनाक साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। वो हजारों बच्चे जिन पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हुआ था उनमें से सिर्फ 5 बच्चे अब तक बच पाए थे, जिनमें से एक थी लव। बाकी के 4 यानी कि क्रिस्टोफर, आशीष, स्पेसी और शक्तिशाली गेंडा लगभग एक ही उम्र के थे, यानी कि आज उनकी उम्र 28 से 29 साल के करीब है। मगर लव इकलौती ऐसी थी जिसकी उम्र उन लोगों से कहीं ज़्यादा थी। लव की उम्र तकरीबन 36 साल की थी। सारी छानबीन करने के बाद मुझे ये लगता है कि शायद उम्र का डिफरेंस ही उसकी मौत की वजह बना है। हालांकि आशीष ने भी अनिका को 5 बचे हुए ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सर्वाइवर्स के बारे में बताया था, मगर इतनी डिटेल में नहीं बताया था जितना आज रोहित ने बताया था। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब आशीष और क्रिस्टोफर के बारे में तो तुम जानती ही हो, वो दोनों खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। क्रिस्टोफर ने जब लव को ऑर्गेनाइजेशन से आज़ाद किया था तब से लेकर अब तक लव ने अपनी ज़िंदगी को संगीत के लिए समर्पित कर दिया था। बाकी बचा स्पेसी, इस दुनिया का सबसे मशहूर हैकर। वो हमेशा गुमनाम रहता था, अंधेरे में अपने आप को छुपाकर बड़े बड़े साइबर अटैक को अंजाम देता रहा था। और शक्तिशाली गेंडा जो अब रानी अलीसा का स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड है। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। अनिका अपनी उंगलियों को अपने सामने रखे टेबल पर टैप करने लगी। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखकर रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? अनिका ने एक लंबी सांस लेने के बाद रोहित को कहा, नहीं कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस शक्तिशाली गेंडे की असलियत के बारे में क्या रानी अलीसा या बड़ी रानी कुछ जानती हैं? इस बात पर अपना सर ना में हिलाते हुए रोहित ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों इनमें से कोई भी शक्तिशाली गेंडे की असलियत के बारे में कुछ जानता होगा। अनिका ने अपनी पीठ सीधी करते हुए रोहित से पूछा, इस बात को तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? रोहित ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखो मैंने जब छानबीन की तब मुझे ये पता चला कि लेबोरेटरी से फरार होने के बाद शक्तिशाली गेंडा बड़ी रानी के काफिले से टकरा गया था। बड़ी रानी और रानी अलीसा दोनों ही शक्तिशाली गेंडे को अस्पताल ले गए और इसका इलाज करवाया। शक्तिशाली गेंडे के शरीर में गजब की ताकत थी। 2 दिनों के अंदर गहरे से गहरे जख्म भर गए और डॉक्टरों ने इसे एक चमत्कार घोषित कर दिया। शक्तिशाली गेंडे की ताकत देखकर बड़ी रानी और रानी अलीसा काफी इम्प्रेस हो गए थे। कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि पावर ड्रग की वजह से अगर उन 5 ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सर्वर्स में से किसी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा था तो वो शक्तिशाली गेंडा था। उसके शरीर में गजब की ताकत पैदा हो गई थी और इसी ताकत को देखते हुए बड़ी रानी ने यह फैसला लिया कि शक्तिशाली गेंडे को वो अपने क्लोज सिक्योरिटी गार्ड की टीम में शामिल कर लेगी। कुछ ही दिनों में शक्तिशाली गेंडे ने बड़ी रानी का भरोसा हासिल कर लिया और वही भरोसा अब रानी अलीसा को भी शक्तिशाली गेंडे पर है। देखा जाए तो भले ही शक्तिशाली गेंडा बड़ी रानी और रानी अलीसा की सिक्योरिटी करता है, मगर कहीं ना कहीं बड़ी रानी और राजघराने से ताल्लुकात होने की वजह से ही अब तक शक्तिशाली गेंडा सुरक्षित है, वरना क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक शक्तिशाली गेंडे को अपने रास्ते से हटा दिया होता। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने मन ही मन कुछ सोचकर रोहित से पूछा, जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन में से एक हो। लोगों को समझने की शक्ति तुम में कहीं ज्यादा है। अब जरा तुम ही मुझे बताओ, बड़ी रानी के महल के बेसमेंट में एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का होना, शक्तिशाली गेंडे का बड़ी रानी के स्पेशल टीम में शामिल होना, क्या ये सारी चीजें तुम्हें कोई सिग्नल नहीं दे रही हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बड़ी रानी इन सारी चीजों के पीछे हो सकती है? रोहित ने तुरंत इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, बड़ी रानी तो बेहद अच्छी हैं। अपनी रियासत के लिए, अपने देश के लिए और पूरी इंसानी कौम के लिए उनके मन में बहुत प्यार और इज्जत है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ।
वो ऐसा नहीं कर सकती। अनिका ने तुरंत पलटकर इस बात का जवाब देते हुए कहा। और रानी अलीसा, उसके बारे में क्या कहोगे तुम? हो सकता है इन सारी चीजों के पीछे रानी अलीसा का हाथ हो, वही मास्टरमाइंड हो जो पावर ड्रग हासिल करने के पीछे और इस दुनिया पर राज करने के सपने देख रही हो। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। जरा तुम ही सोचो, रानी अलीसा तो अभी 30 साल की भी नहीं हुई है और इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित हुए कई साल बीत चुके हैं। तुम्हारी माँ जब 20-25 साल की हुई होगी तब इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था। अनिका ने पूरी बात सुनने के बाद रोहित से कहा, पता नहीं ये तुम्हारा विश्वास है रानी अलीसा के लिए या तुम्हारा प्यार। खैर जो भी है, मगर एक सच्चाई ये भी है कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ठीक बड़ी रानी के महल के बेसमेंट में बना हुआ है। और ये बात बहुत ही अजीब है। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का मास्टरमाइंड, जो महल में रहने के बावजूद इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को पूरी दुनिया की नज़रों से छुपाने में अब तक कामयाब रहा है? अनिका की पूरी बात सुनने के बाद रोहित ने अपने चेहरे पर अपना एक हाथ रखकर कहा, मुझे लगता है मैं उस शख्स को जानता हूँ जो इन सब के पीछे है। अनिका बड़े ही ध्यान से रोहित की बात सुनने लगी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता, मगर मुझे शक है कि बड़ी रानी की माँ इन सब के पीछे है। बड़ी रानी जब 25 साल की थी तब उनके पिता, जो उस वक्त रियासत के राजा थे, उनकी मौत हो गई थी। राजा का कोई बेटा नहीं था। सभी लोगों को लगा कि राजा की पत्नी होने के नाते बड़ी रानी की माँ को ही रानी बनाया जाएगा, लेकिन उस वक्त रॉयल फैमिली के बाकी मेंबर्स ने ये कहते हुए इस प्रस्ताव को टाल दिया कि उनकी उम्र कुछ 50 साल के करीब थी और आने वाले कुछ सालों में वो बूढ़ी हो जाएंगी, इसीलिए राजा की सबसे छोटी बेटी को ही सिंहासन पर बिठाया जाए। उनकी रानी बनने की तमन्ना दिल ही दिल में रह गई। हाँ, हालांकि उनकी बेटी को रानी जरूर बनाया गया, मगर कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत सपना अधूरा रह गया। इस वक्त उनकी उम्र करीब 80 साल की है। उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनके हाथों से सिंहासन पहले ही छीन लिया गया था और ये बात उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रंज है। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के मास्टरमाइंड वही हैं, लेकिन अगर सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो न चाहते हुए भी मेरा शक उनकी तरफ जाता है। देखो, एक बात तो तय है, अगर शक्तिशाली गैंडे ने V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज ले लिया तो उसका शरीर इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसकी उम्र कम से कम 200 साल की होगी। पावर ड्रग के इन फायदों के बारे में कई लोग अच्छी तरह से जानते हैं और हो सकता है कि बड़ी रानी माँ भी इसके बारे में जानती हूँ। पावर ड्रग का इस्तेमाल उनकी उम्र और उनके शरीर की घटती हुई ताकत को पलट कर रख सकता है, बुढ़ापे को जवानी में बदल सकता है। हो सकता है पावर ड्रग से पावर और सत्ता की लालच में उन्होंने ही ये सारी प्लानिंग की हो। ये सब कुछ सुनने के बाद अनिका ने अपना एक हाथ टेबल पर रखते हुए कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना लंबा क्यों जीना चाहेगा? हर इंसान की उम्र ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में लिखकर भेजी होती है। तकदीर से ज़्यादा और वक्त से पहले कहाँ किसी को कुछ मिलता है? अनिका की बात का जवाब देते हुए रोहित ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, मगर इस संसार में जो सुख ढूंढ रहा है वो तब तक जीना चाहता है जब तक उसे सुख मिल नहीं जाता, और जो अपनी जिंदगी में असली खुशी पा चुका है वो उस खुशी को दोगुनी करने के लिए उम्र बढ़ाना चाहता है। जैसे कि मैं, जब तक तुम और तीनों बच्चे मेरी जिंदगी में नहीं थे तब तक मुझे मौत की कोई परवाह नहीं थी, मगर अब मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए। तुम लोगों में मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, बच्चों को बड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ, उनकी शादी होते हुए देखना चाहता हूँ, फिर उनके बच्चों को बड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ और उनकी भी शादियाँ होते हुए देखना चाहता हूँ, और सबसे ज़रूरी बात, मैं तुम्हें बेहद प्यार करना चाहता हूँ। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने अपनी नज़रें झुकाते हुए रोहित से कहा, हाँ शायद तुम सच कह रहे हो, मगर इंसानों की इस बढ़ती हुई लालच को रोकने का क्या रास्ता हो सकता है? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, लालच को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, मगर उस ऑर्गेनाइजेशन को पावर ड्रग तक पहुंचने से रोकने का मेरे पास एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि मैं किसी तरह अपने लोगों को साथ राजमहल में पहुंचूं और बेसमेंट पर हमला करके उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं। रोहित की पूरी प्लानिंग सुनने के बाद अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो लोग पावर ड्रग तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें तुम तक और बच्चों तक पहुंचने से रोकने का एक ही रास्ता है, मैं उन्हीं को खत्म कर दूं।
रोहित की पूरी प्लानिंग से अनिका हैरान रह गई। हालांकि अनिका भी जानती थी कि रोहित ने जो कुछ भी सोचा था वो बिल्कुल परफेक्ट सोचा था। दुश्मन के नुकसान से बचने हो तो दुश्मन को रास्ते से हटाना बेहद जरूरी था, खासकर तब जब वो दुश्मन बच्चों की जान के पीछे पड़ा हो। अलेक्जेंडर की सांसें V16 पावर ड्रग से जुड़ी हुई थी और अनिका किसी भी हालत में V16 पावर ड्रग को दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दे सकती थी। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, ठीक है, तो मैं भी राजमहल तुम्हारे साथ चलूंगी। अनिका की ये बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। अनिका की आंखों में जुनून देखकर रोहित समझ गया था कि अनिका इस वक्त वो शेरनी बन गई थी जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अनिका के एक हाथ पर हाथ रखते हुए रोहित ने कहा, देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा होगा। मैंने तो सोचा था कि अगर वहाँ मुझे कुछ हो जाता है तो कम से कम तीनों बच्चों की देखभाल करने के लिए तुम रहोगी। जरा प्रैक्टिकल होकर सोचो, अगर हम दोनों को वहाँ कुछ हो गया तो फिर बच्चों का क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल लेना चाहिए। रोहित की बातें सुनने के बाद अनिका बस कुछ देर तक रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका उसकी बात का कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद अनिका ने रोहित से पूछा, तुम मुझसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? रोहित इस बात को सुनकर जरा सा चौंक गया, मगर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन संभालते हुए रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा तुमसे। मैं जो कुछ भी प्लान कर रहा हूँ मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, और आखिर तुमसे छुपाकर मैं क्या करूँगा? मेरी पूरी की पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह है। रोहित की ये बात सुनकर अनिका ने हाँ में सिर्फ अपना सर हिला दिया। रोहित अनिका का ये रिएक्शन देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वो उसकी बातों से कन्विंस हुई भी थी या नहीं। कुछ ही देर में एक नौकर ने टेबल पर डिनर सजा दिया। अनिका ने अपना खाना पूरा करने के बाद अपना मास्क पहन लिया और वहाँ से जाने के लिए निकलने लगी कि तभी पीछे से रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें बॉडीगार्ड को अलॉट किए हुए कमरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रुकोगी। अनिका ने अपना हाथ झटकते हुए रोहित से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ। ये रिश्ता हमेशा याद रखना। रोहित आंखों में प्यार लिए बड़े ही रोमांटिकली अनिका के पास जाकर उसके कानों के पास धीरे से कहने लगा, हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरी क्लोज बॉडीगार्ड हो, तो करीब से मेरी बॉडी को गार्ड करना तुम्हारा फर्ज है। तो चलो मेरे साथ। रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे धीरे से पीछे धकेलते हुए अनिका ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत भूलो कि इस वक्त लोगों की नज़रें हम पर जमी हुई है। हमारी एक भूल हमारी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर सकती है। हालांकि अनिका की बात सुनने के बाद रोहित के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगी थी, मगर रोहित समझ सकता था कि अनिका क्या कहना चाहती थी। और इस वक्त रोहित की प्लानिंग से अलेक्जेंडर की जिंदगी जुड़ी हुई थी। वो अलेक्जेंडर की जिंदगी से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दे सकता था। अनिका जैसे ही उस बंगले से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि मैन गेट के ठीक बाहर अब्दुल खड़ा था। हालांकि अब्दुल के अंदर जो कुछ भी चल रहा था वो नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर अब्दुल को वहां देखकर अनिका इतना समझ चुकी थी कि अब्दुल जरूर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अंदर आखिर क्या चल रहा था। ब्लैक कैट को अपने बॉस के बंगले से बाहर निकलते हुए देखकर अब्दुल ने भी चैन की सांस ली। अनिका बाकी गार्ड्स को जो क्वार्टर्स अलॉट किए गए थे वहीं अपने कमरे में चली गई। सुबह 8 बजे शहर की एक अम्बेसडर नाम की 7 स्टार होटल में रानी अलीसा, रोहित मारवा यानी कि द किंग और इंग्लैंड के प्रेसिडेंट की मीटिंग रखी गई थी। रोहित के क्लोज बॉडीगार्ड होने के नाते अनिका यानी कि ब्लैक कैट भी रोहित के पीछे पीछे प्राइवेट कमरे में दाखिल हुई। फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद प्रेसिडेंट ने किंग के साथ अलग अलग बिजनेस पॉलिसीज डिस्कस की। किंग को अपनी कंट्री में बिजनेस एक्सपेंस करने की परमिशन देने के बाद प्रेसिडेंट ने किंग से आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी मिनिस्ट्री लेवल पर करना चाहिए, इस बारे में डिस्कशन किया। अनिका की तेज नजरें लगातार रोहित को सर्व कर रही वेटर्स पर जमी हुई थी। अनिका ये देखकर हैरान थी कि अब तक रोहित को जो भी पानी या सॉफ्ट ड्रिंक सर्व किया गया था वो सारे के सारे सर्विंग करने वाले वेटर्स लड़कियां थी। सारी वेटर्स ने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि सारी की सारी लड़कियां बेहद खूबसूरत थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फिल्म की हीरोइन थी। अनिका जानती थी कि ये मीटिंग काफ़ी अहम थी और इतनी वीवीआईपी मीटिंग के लिए अक्सर बेस्ट सर्विंग स्टाफ को बुलाया जाता था।
मगर ये कैसे हो सकता था कि रोहित को जो भी अटेंडेंट सर्व कर रहा था वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। न सिर्फ उन लोगों ने शॉर्ट कपड़े पहन हुए थे, बल्कि सारी की सारी लड़कियां रोहित के सामने झुककर बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग रोहित को रिझाने की कोशिश कर रही थी। रोहित जब इंग्लैंड के प्रेसिडेंट के साथ बिजनेस पॉलिसीज डिस्कस कर रहा था तब अनिका ने अपनी नज़रें सर्विंग स्टाफ पर जमा कर रखी थी। हालांकि अनिका उन लड़कियों की हरकतें देखकर काफ़ी हैरान थी। अनिका ये नहीं जानती थी कि उन लड़कियों को गवर्नमेंट ऑफिशियल टॉम ने जानबूझकर रोहित की यानी कि द किंग को रिझाने के लिए भेजा था। टॉम ने खास तौर पर पहले ही जिस 7 स्टार होटल में मीटिंग रखी जाने वाली थी वहां के मैनेजर से कहकर देश की एक से एक सुपर मॉडल को सर्विंग स्टाफ के यूनिफॉर्म में तैयार करवा दिया था। हालांकि लगभग सभी लड़कियां रोहित को रिझाने की कोशिश कर चुकी थी, मगर किसी को कामयाबी नहीं मिली थी। रोहित ने एक आंख भी किसी लड़की की ओर नहीं देखा। सारी की सारी लड़कियां फैल होकर एक एक करके बाहर आने लगी। तभी टॉम ने अपने मैनेजर से कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास एक भी ढंग की लड़की नहीं है जो किंग को रिझा सके? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किंग को अपने स्टाफ में रखी हुई लड़कियों के साथ अफेयर करना बेहद पसंद है। अरे इसीलिए तो एक से एक खूबसूरत लड़कियों को बुलाया था यहाँ पर, मगर कोई भी लड़की किंग को रिझाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। अरे जल्दी से कुछ करो, उस मैनेजर ने जवाब देते हुए कहा। अरे शहर की सारी खूबसूरत लड़कियों को बुलाने की कोशिश कर चुका हूँ। इनमें से कई लड़कियां तो सुपर मॉडल रह चुकी हैं, और फिर ऐसा काम करने के लिए लड़कियां राजी भी तो होनी चाहिए, और इस काम में खतरा भी तो कितना ज़्यादा है, जरा वो भी तो सोचिए। टॉम ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए मैनेजर से कहा, अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस ब्लैक कैट जैसी फिगर की कोई लड़की को लेकर आओ। किंग की पसंद के बारे में मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था। तुम कोई भी ऐसी लड़की नहीं ला पाए जिसका फिगर ब्लैक कैट से मिलती जुलती हो। मैनेजर को टॉम की बातें सुनकर खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर मैनेजर जानता था कि टॉम एक सरकारी ऑफिसर था और देश के प्रेसिडेंट की प्राइवेट मीटिंग का जिम्मा टॉप को दिया गया था। इसीलिए वो मैनेजर भी टीम के सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया और चुपचाप वहां से चला गया। रोहित एक काफ़ी सर्व्ड बिजनेसमैन था। उसके बिजनेस पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। प्रेसिडेंट रोहित से काफ़ी खुश हो गए। रोहित की सारी बिजनेस पॉलिसीज को अप्रूवल देने के बाद रोहित यानी कि मिस्टर किंग को सी ऑफ करने के लिए प्रेसिडेंट और रानी अलीसा दोनों ही मीटिंग रूम से बाहर आई। अनिका भी उन सबके पीछे पीछे मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। रूम से बाहर निकलने के बाद प्रेसिडेंट ने रोहित से हाथ मिलाते हुए कहा, तो मिस्टर किंग, उम्मीद करता हूं कि आप स्टार यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन में जरूर पधारेंगे। रोहित ने अपना सर झुकाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं किसी भी प्राइवेट फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता। इस वक्त मेरा शेड्यूल काफ़ी टाइट चल रहा है। प्रेसिडेंट ने उसके बाद एक कई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के इनविटेशन रोहित यानी कि द किंग के सामने रखे, मगर रोहित ने सारे इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। रानी अलीसा अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित इतनी आसानी से कहीं आने जाने वालों में से नहीं था। इससे पहले कि रोहित अपना फाइनल गुड बाय कहकर वहां से चला जाए, रानी अलीसा ने रोहित से हाथ मिलाते हुए कहा, तो कोई बात नहीं, मगर कल एनटीटी के चेयरपर्सन के महल में जरूर मिलेंगे। मैंने सुना है कि तुम्हारी मंगेतर भी इस वक्त वहीं पर है। कई दिनों से मैं भी वहीं नहीं मिली हूँ अनिका से। मैं भी देखना चाहती हूँ कि अचानक वेट लूज करने के बाद वो लगती कैसी है। वो क्या है ना, ऐसे ऑपरेशंस के बाद शरीर में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं, और एक औरत होने के नाते इस तरह के बदलाव अक्सर कई बीमारियों को भी जन्म देते हैं। मगर क्या है ना कि आजकल तो लोगों को बस किसी भी तरह वेट लूज करना है। मगर मेरा तो सभी से कहना है कि अगर वेट लूज करना है तो सही खाओ, सही वक्त पर सो जाओ और सही एक्सरसाइज करो। मैंने भी अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत की है, मगर आजकल की लड़कियों तो मेहनत करने में बिल्कुल नहीं मानती। बस अपने शरीर से चर्बी निकालने के लिए पहुंच गई हॉस्पिटल और आधे घंटे में अपना वजन घटा लिया। मगर इस तरह की टेक्निक से वजन घटाना कभी कभी शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। प्रेसिडेंट भी रानी अलीसा की बात से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने रानी अलीसा की बात का स्वागत करते हुए कहा, जी हाँ, और इसीलिए तो हमारे देश में भी अब योगा दिवस इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर योगा डे भी तो आपके देश भारत की ही देन है, और आज देखो पूरी दुनिया के सर पर योगा करने का एक जुनून सवार हो गया है।
हालांकि रोहित को इन सारी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और रोहित के चेहरे से रानी अलीसा को ये बात साफ पता चल रही थी। इसीलिए प्रेसिडेंट की बात काटते हुए रानी अलीसा ने रोहित से कहा, अगर आपको लेट हो रहा है तो आप जा सकते हैं, मगर कल जरूर मिलेंगे। रोहित से ये कहने के बाद रोहित के ठीक बगल में खड़ी ब्लैक कैट की ओर देखकर रानी अलीसा ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें जरा किंग से दूरी मेंटेन करनी चाहिए। अगर किंग से हर वक्त इतनी चिपक चिपक कर रहोगी तो किंग की मंगेतर को ये बात बिल्कुल रास नहीं आएगी और तुम उसे जानती नहीं हो, वो बेहद खतरनाक औरत है। अगर कल तुम्हारा उससे मुकाबला हो गया तो फिर तुम्हें बचकर रहना होगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम आज ही अपनी ड्यूटी को आखिरी ड्यूटी मान लो। तुम मेरी टीम कभी भी ज्वाइन कर सकती हो, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, मगर किंग के इतने करीबी रहोगी तो तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कल तुम्हारा मुकाबला सीधे किंग की होने वाली पत्नी और उसके तीनों बच्चों की माँ से होने वाला है। जैसे ही अनिका यानी कि ब्लैक कैट ने बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, एक वेटर्स जिसने लंबी हील्स पहन रखी थी और हाथ में ट्रे पकड़ रखी थी, वो चलकर अनिका की तरफ आ रही थी। अचानक ही उसकी हील्स का बैलेंस बिगड़ा और उसके हाथ में जो ट्रे पकड़ रखी थी वो धड़ाम से जमीन पर गिरी। उस वेटर्स का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसके दोनों हाथ हवा में लहराने लगे। उस लड़की को देखकर अनिका को ये फील हो रहा था कि इतनी सुपर ग्लैमरस मॉडल होने के बावजूद आज भी उन्हें कैट वॉक ठीक से करना नहीं आता था। उसकी चाल को देखकर अनिका को ये लग रहा था कि उससे बेहतर कैट वॉक तो वो खुद कर सकती थी। जब अनिका ये सब कुछ मन ही मन सोच रही थी तब अचानक ही उस लड़की के लहराते हाथ अनिका के मास्क पर पड़े। अपने आप को गिरने से बचाने के लिए उस लड़की ने अनिका के कंधे और मास्क पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर ली। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उस लड़की के हाथ से अनिका का मास्क उतर जाएगा। सभी लोग देखना चाहते थे कि आखिर ब्लैक कैट रियल लाइफ में दिखती कैसी थी। आसपास खड़े सभी लोगों की नजरें अनिका के चेहरे की ओर जम गई। जैसे ही सबको ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के हाथ से किसी भी वक्त ब्लैक कैट का मास्क उतारा जाएगा, तभी अचानक उस लड़की के पेट पर जोर की एक लात पड़ी और वो लड़की 6 फीट ऊपर हवा में उछलकर ब्लैक कैट से दूर जा गिरी। ये किक इतनी जोर की थी कि उस लड़की के मुंह से खून निकलने लगा। सभी लोग हवा में उछल रही लड़की को ये देखकर काफ़ी हैरान हो गए, मगर उससे भी ज़्यादा दंग लोग तब रह गए जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उस लड़की के पेट पर जिसने लात मारी थी वो ब्लैक कैट नहीं बल्कि खुद किंग था। किंग ने अपना एक हाथ ब्लैक कैट के कंधे पर रखा हुआ था और किंग की एक टांग अभी भी हवा में नजर आ रही थी। उस लड़की को लात मारने के बाद किंग की आंख सीधे टॉम पर जा गिरी। टॉम अचानक ही अपनी जगह से हड़बड़ाकर पीछे चला गया। अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए टॉम किंग की ओर देखकर कहने लगा, आप फिक्र मत कीजिए किंग, मैं अभी देखता हूँ कि ये लड़की कौन है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। अपना पाँव नीचे करते हुए किंग ने भारी आवाज में टॉम से कहा, मेरे सेक्रेटरी के साथ कांटेक्ट में रहना, वो तुमसे पूछता रहेगा कि आखिर इस लड़की को तुमने क्या सजा दी। किंग ने जब ये बात कही तब किंग के सामने खड़ा अब्दुल भी काफ़ी हैरान रह गया। अब्दुल अच्छी तरह से जानता था कि उसका बॉस छोटी मोटी गलतियों को हमेशा माफ़ कर दिया करता था, मगर आज एक लड़की पर अटैक करके उसे सजा दी गई थी। ये बात अब्दुल को कुछ हजम नहीं हो रही थी। अब्दुल और चिराग दोनों ही हैरान होकर किंग को देखते रहे। जब अब्दुल ने चिराग की ओर देखा तो उसकी आंखों में चिराग ने पढ़ लिया था कि वो क्या कहना चाहता था। अब्दुल आंखों ही आंखों में चिराग से पूछ रहा था कि ब्लैक कैट को किंग की सिक्योरिटी के लिए रखा गया था, मगर यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे किंग ब्लैक कैट की सिक्योरिटी के लिए रखा गया हो। इस वक्त रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लैक कैट का सिक्योरिटी गार्ड हो। दर्द से जमीन पर गिरी लड़की को तड़पता हुआ देखकर कहीं ना कहीं चिराग को उसके लिए संपेथी महसूस हो रही थी। उस लड़की को जरूर टॉम ने इंस्ट्रक्शन दिया था ताकि वो किंग के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा सके, मगर जब उस लड़की के सारे पैंतरे नाकाम हो गए तब उस लड़की को अचानक ही ब्लैक कैट के लिए ईर्ष्या महसूस होने लगी। वो देखना चाहती थी कि आखिर नकाब के पीछे छिपा चेहरा कितना खूबसूरत था जो इतना रिझाने के बावजूद किंग उस लड़की के रूप में एक पल के लिए नजरें जमाने को तैयार नहीं था। गवर्नमेंट ऑफिशियल टॉम ने अटकती हुई आवाज में किंग से कहा, मैं जरूर इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैं देखता हूं कि इस लड़की को यहां पर किसने भेजा है और क्या इरादा था इस लड़की का आपसे नज़दीकियां बढ़ाने का। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी सिक्योरिटी में आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। हालांकि टॉम की इन बातों पर किंग पर कोई असर नहीं हो रहा था। किंग की आंखों में काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा था।
अनिका यानी कि ब्लैक कैट के कंधे पर एक हाथ रखते हुए किंग ने प्रेसिडेंट की मौजूदगी में गवर्नमेंट ऑफिशियल टॉम से कहा, ब्लैक कैट मेरी खास सिक्योरिटी गार्ड है और मेरी सिक्योरिटी गार्ड पर हमले का मतलब है मुझ पर हमला। इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाए। वहाँ चिराग और अब्दुल ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनके बॉस उनकी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतने पॉजेसिव क्यों हो रहे थे। अब्दुल को अब इस बात का डर लग रहा था कि ठीक 24 घंटों बाद की किंग यानी कि रोहित मारवा की मुलाकात एंटिटी कंपनी की चेयरमैन रेखा मूर्ति के साथ उनके महल में होने वाली थी, जिसका मतलब था कि वहां अनिका और तीनों बच्चे भी मौजूद होंगे। अब्दुल और चिराग को अब इस बात का डर लगने लगा था कि अगर अनिका को ब्लैक कैट और रोहित के अफेयर के बारे में पता चल गया तो वो उन दोनों की क्या हालत करेंगी। इतने दिनों में अब्दुल और चिराग इतना तो जान चुके थे कि अनिका चुप रहने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो हर जुल्म चुपचाप सहती जाए, बल्कि वो तो हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरह से जानती थी। वहाँ रानी अलीसा को भी किंग का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतना पॉजेसिव होना किंग की इमेज को बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा था, खास तौर की तब जब रानी अलीसा खुद किंग को इतना पसंद करती थी। कहीं ना कहीं अब तक रानी अलीसा ने इस बात को तो हजम कर लिया था कि किंग अब अनिका से प्यार करता था, मगर अब किंग खुले आम सबके सामने अपनी ही पर्सनल बॉडीगार्ड ब्लैक कैट के लिए इतना पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हो रहा था। ये देखकर कहीं ना कहीं रानी अलीसा को लग रहा था कि अगर किंग को शादी के बाद एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर्स करना था तो कम से कम अफेयर करने के लिए किंग ने अलीसा को चुना होता। मगर क्या रानी अलीसा का रूप रंग एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से भी गया गुजरा था कि रानी अलीसा के होते हुए किंग ने ब्लैक कैट के साथ अफेयर करना पसंद किया था। एक औरत होने के नाते अलीसा को ब्लैक कैट के लिए काफ़ी जलन महसूस हो रही थी, मगर उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया और किंग को सी ऑफ करने के लिए पार्किंग लॉट तक किंग को एक्सकॉर्ट करते हुए चली गई। किंग को बड़े पोलाइटली गुड बाय कहने के बाद रानी अलीसा अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां से चली गई। रानी अलीसा के जाने के बाद किंग अपनी कार में बैठ गए और वो ब्लैक कैट के बैठने का इंतजार करने लगे। इससे पहले कि अनिका कार में बैठ पाती, अचानक ही अविनाश ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और दबी हुई आवाज में अनिका के कानों के पास आकर कहा, ये मेलकम कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। उसने तुम्हारा झूठ सबके सामने लाने के लिए कोई प्लानिंग कर रखी है। वो सबको साबित कर देगा कि तुम ब्लैक कैट नहीं हो। उसकी प्लानिंग के बारे में अब तक मुझे कुछ नहीं पता चल पाया है, मगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुम्हें अलर्ट रहना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं और तुम बड़े से बड़े अटैक का सामना कर सकती हो, मगर इतना ध्यान रखना कि मेलकम ताकत के साथ सूझबूझ का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है और इस वक्त वह अपनी ताकत का नहीं बल्कि अपनी अकल का इस्तेमाल करेगा तुम्हें बेनकाब करने के लिए। और इतना समझ लेना कि किंग के सामने अगर तुम बेनकाब हो गई तो ये हम सबके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ब्लैक कैट की इमेज के साथ साथ हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। किंग कितना खतरनाक आदमी है ये तो तुम अच्छी तरह से जान चुकी होगी अब तक। ये बिजनेसमैन वगैरह तो ऊपर ऊपर से दिखावा है, असल बात तो ये है कि किंग किसी अंडरवर्ल्ड डॉन से कम नहीं। इनफैक्ट बड़े से बड़ा इंटरनेशनल डॉन भी किंग के नाम से थर थर काँपता है। तुम्हें किसी तरह अपने आप को बचाए रखना है और किंग के सामने अपनी असलियत खुलने नहीं देनी है। अविनाश लगातार अनिका के कानों में बड़बड़ किए जा रहा था। वहाँ कार के अंदर बैठा किंग यानी कि रोहित अनिका के कार के अंदर बैठने का इंतजार कर रहा था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अनिका ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ले रही थी कार के अंदर बैठने में, तो किंग ने ब्लैक कैट को आवाज़ लगाते हुए कहा, ब्लैक कैट अंदर आ जाओ, मुझे कहीं जल्दी जाना है। रोहित की आवाज़ सुनते ही अनिका भी अविनाश के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर सीधे कार के अंदर बैठ गई। अभी अविनाश की बात अधूरी थी, मगर कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार सीधे आगे बढ़ा ली। अविनाश बहुत कुछ समझाना चाहता था अनिका को ब्लैक कैट और किंग के बारे में, मगर उसकी बातें अनिका ने बिल्कुल अनसुनी कर दी थी। अविनाश को अनिका का ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर वो अच्छी तरह से जानता था कि खतरा अनिका के आसपास ही मंडरा रहा था और कब किस भेष में अनिका के सामने आएगा ये कहा नहीं जा सकता था। जब रानी अलीसा ने किंग और ब्लैक कैट की कार को दूर से निकलते हुए देखा, तब अचानक ही रानी अलीसा के मन में कुछ अलग ही बात चलने लगी। अचानक रानी अलीसा खुश नजर आने लगी थी। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि भले ही ब्लैक कैट किंग के करीब पहुंच रही थी, मगर कहीं ना कहीं आने वाले तूफान का संकेत था।
ब्लैक कैट चाहे जितनी भी नज़दीकियां किंग यानी कि रोहित मारवा से बढ़ा ले, कुछ ही घंटों में उसका सामना अनिका से होने वाला था। और एक बार अनिका के सामने ब्लैक कैट और किंग के अफेयर के बारे में खबर पहुंचेगी तो अनिका उन लड़कियों में से नहीं थी जो चुपचाप अपने होने वाले पति को किसी और लड़की के साथ अफेयर करते हुए देख सके। अनिका यकीनन तीनों बच्चों को लेकर किंग यानी कि रोहित मारवा की जिंदगी से दूर हो जाएगी और फिर कुछ दिनों में जब किंग का दिल ब्लैक कैट से भर जाएगा तो वो फिर से आज़ाद हो जाएगा और उसके बाद रानी अलीसा के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। जब रानी अलीसा ने इस एंगल से पूरी कहानी को सोचा तब उसे लगा कि ब्लैक कैट की किंग के साथ बढ़ रही नज़दीकियाँ इतनी बुरी भी नहीं थी और अब ब्लैक कैट और अनिका का सामना होने में ज़्यादा वक्त भी नहीं बाकी था। ये सारी बातें सोचते हुए रानी अलीसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अनजाने में ही एक प्यारी सी धुन गुनगुनाने लगी। लगभग 24 घंटे बाद एनटीटी के चेयरपर्सन के महल में अनिका के सामने ब्लैक कैट का भांडा फूटने वाला था। अनिका और ब्लैक कैट का आमना सामना रानी अलीसा बेसब्री से देखना चाहती थी। वहां रोहित के बंगले में पहुंचने के बाद अनिका ने यह कन्फर्म कर लिया कि रोहित अब आगे कोई भी मीटिंग में नहीं जाने वाला था। वो सीधे कल यानी कि लगभग 24 घंटे बाद रेखा मौसी से मिलने उनके महल जाने वाला था। रोहित के साथ कन्फर्मेशन करने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, ठीक है, अगर तुम अब कहीं नहीं जाने वाले हो तो मैं भी चलती हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है। रोहित को गुड बाय कहने के बाद अनिका जब फिर से ब्लैक कैट का मास्क पहनकर रोहित के बंगले से बाहर निकलने लगी तब उसका सामना अब्दुल से हुआ। ब्लैक कैट को इस तरह जाते हुए देखकर अब्दुल ने कहा, अरे कहाँ जा रही हो तुम बॉस की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम इस तरह जा नहीं सकती। अनिका ने अब्दुल की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं छुट्टी पर हूँ। अब्दुल ब्लैक कैट की ये बात सुनकर हैरान रह गया। अब्दुल ने ब्लैक कैट के मास्क से नजर आ रही उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अरे 3 दिन की ड्यूटी पर आई हो तो 3 दिन में कौन लीव पर जाता है। तभी अब्दुल की नज़र ब्लैक कैट के हाथों में पकड़े हुए मोबाइल फ़ोन पर गई। वो ये देखकर हैरान हो गया, जहाँ किसी को अपने साथ अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन रखना अलाउड नहीं था, वहाँ ब्लैक कैट के पास अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन आया कहाँ से। अब्दुल को लगने लगा कि अब रोहित ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ छूट दे रहा था अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को। अब्दुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस लड़की ने उसके बॉस पर क्या जादू चला दिया था। अपने बॉस और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड के बीच होने वाली बातों को सोच सोचकर अब्दुल की आंखें शर्मिंदगी से झुक गई। रोहित के बंगले से निकलने के बाद अनिका सीधे उस सोसाइटी में गई जहां वो बच्चों के साथ लंदन आने के बाद कुछ दिनों तक रही थी। सोसाइटी गेट के अंदर जैसे ही अनिका की गाड़ी दाखिल हुई, अनिका की नज़रें अपने बंगले के बगल वाले बंगले पर गई। बंगले के बरामदे में खड़ी सुस्मिता रीना को बंगले के अंदर जाने के लिए मना रही थी, मगर रीना जिसके कपड़े फटे हुए लग रहे थे और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए लग रहे थे, वो अंदर जाने के लिए राजी नहीं थी। रीना बार बार अपना एक हाथ अपने बालों में घुमा रही थी। रीना की हालत देखकर अनिका समझ चुकी थी कि रीना पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। अनिका को कार से उतरता हुआ देखकर सुस्मिता दंग रह गई। जैसे ही अनिका कार से उतरकर रीना के बंगले के बरामदे में आई, सुस्मिता ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम आप तो जानती है कि इसके माँ बाप के साथ क्या हुआ है। इसके फोस्टर पिता ने इसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश की तो इसकी माँ ने उन्हें रोका और बदले में इसके फोस्टर पिता ने उसकी फोस्टर माता की जान ले ली। उससे भी बुरी बात यह है कि ये बेचारी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन गंवा बैठी है। कब से यहाँ पर खड़ी खड़ी सुकेश के आने का इंतजार कर रही है। अब इसे कौन समझाए कि सुकेश इसे धोखा देकर भाग चुका है। सुकेश की असलियत सिर्फ अनिका जानती थी, इसीलिए सुस्मिता की बातें सुनने के बाद, उसकी बातों में सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाने के बाद अनिका ने रीना के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ रीना, यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम अपने बंगले के अंदर क्यों नहीं जाती। जब रीना की नज़रें अनिका पर पड़ी तब रीना की आंखों में अचानक ही चमक आ गई। अपना एक हाथ अपने बालों में घुमाते हुए रीना ने अटकती हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, सुकेश कब आएगा, वो कब लौटेगा। काम से वो ऑफिस गया था मगर अब तक लौटा नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जानती हो कि सुकेश कब तक वापस लौटेगा। उसने मुझसे कहा था कि तुम अच्छी औरत हो, मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करनी है। तुम कहो तो मैं रिया के लिए टेस्टी केक बना कर दूंगी, मगर प्लीज़ मुझे बताओ कि सुकेश कब वापस आएगा। रीना की हालत काफ़ी दयाजनक हो गई थी। अनिका के पास रीना के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। सुस्मिता ने दबी हुई आवाज़ में अनिका से कहा, मैडम मुझसे तो इस लड़की की हालत देखी नहीं जा रही, पता नहीं क्या होगा इसका। अब इसे कोई कैसे समझाए कि सुकेश इसके पास लौट कर नहीं आने वाला।
जब अनिका ने रीना पर अपनी नजरें डाली तब उसे एहसास हुआ कि रीना की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। उसके कपड़े भी काफी बुरी हालत में थे, बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे बाल एक दूसरे से उलझ चुके थे। आंखों का काजल उसके गालों पर हर तरफ फैल चुका था। मगर इससे पहले कि अनिका रीना को कुछ और समझाने की कोशिश करती, अचानक अनिका के मोबाइल फोन पर क्रिस्टोफर का कॉल आया। अनिका रीना और सुष्मिता से कुछ दूर जाकर जब फोन उठाने ही वाली थी कि रीना ने फिर से पीछे से आवाज लगाते हुए अनिका से कहा, क्या किसको कॉल आया है? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जैसे ही रीना दौड़कर अनिका के पास जाने वाली थी, सुष्मिता ने रीना को कमर से पकड़ लिया और उसे ऐसा करने से रोक लिया। मगर रीना काफी उम्मीद भरी आंखों से अनिका की ओर देखती रही। अनिका के लिए अब रीना की आंखों में इंतजार देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। अनिका ने अपनी नजरें घुमा ली और जैसे ही कॉल रिसीव किया तो क्रिस्टोफर की तेज आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। क्रिस्टोफर ऊंची आवाज में अनिका से कह रहा था, अरे मेरी दोस्त, काफी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई, सोचा चलो कॉल लगाकर पूछ लूं कैसी हो तुम। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग कितने खतरनाक इरादों से V16 पावर ड्रग को पाने के लिए तैयारियां कर रही थी। जब अनिका ने क्रिस्टोफर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, चलो तुम मुझसे मेरा हाल चाल नहीं पूछना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें नहीं जानती, जिन्हें जान लेना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। अनिका भी ध्यान से क्रिस्टोफर की बात जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन सा राज था अनिका की जिंदगी के बारे में जिसके बारे में क्रिस्टोफर तो जानता था मगर खुद अनिका नहीं जानती थी। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, चलो कुछ राज की बातें तुम्हारी रेखा मौसी की भी हैं, जिनके बारे में मैं तुम्हारा जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। क्या तुम एंटिटी कंपनी की हेड रेखा मूर्ति की असलियत के बारे में जानती हो? क्या तुम ये जानती हो कि उसका असली चेहरा क्या है? वह कौन सा राज है जो इतने सालों से उन्होंने तुमसे छुपा कर रखा है? हालांकि अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रेखा मौसी का कोई ऐसा सीक्रेट था जो वो अनिका से छुपा रही थी। क्रिस्टोफर उस सीक्रेट के बारे में जानता था। यह सुनकर अनिका काफी हैरान थी। अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, बताओ क्या जानते हो तुम रेखा मौसी के बारे में? अनिका की यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने हंसते हुए अनिका से कहा, अरे तुम इतने दिनों से मुझे जानती हो, अब तक तुम यह भी अंदाजा नहीं लगा पाई कि मैं बिना किसी फायदे के कोई काम नहीं करता। क्रिस्टोफर की यह बात सुनते ही अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, बोलो क्या चाहते हो तुम यह सीक्रेट बताने के बदले में? कुछ देर तक फोन पर खामोश रहने के बाद क्रिस्टोफर ने अचानक अनिका से कहा, चलो तुम मुझे कहो कि मेरे मालिक, मैं तुमसे अपनी मौसी का सीक्रेट जानना चाहती हूँ। तुम मुझे मालिक कहकर पुकारो, तब मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी का सीक्रेट बताऊंगा। चलो बोलो अपनी मीठी आवाज में मुझे मालिक। अनिका को पक्का यकीन था कि क्रिस्टोफर एक साइको था। उसकी इस बात की फरमाइश अनिका को ना सिर्फ बचकानी लग रही थी मगर बेहद एम्बैरेसिंग भी लग रही थी। मगर अनिका जानती थी कि किसी को कुछ कह देने से वो सचमुच वो नहीं हो जाता। अनिका इस वक्त अपनी मौसी का सीक्रेट जानना चाहती थी, इसीलिए बड़े ही कैजुअली अनिका ने भी क्रिस्टोफर से कह दिया, बताओ मालिक, क्या जानते हो आप मेरी मौसी के बारे में? अनिका के मुंह से मालिक सुनकर क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करने के बाद क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी घुटने टेक दोगी। अरे जो लड़की मौत से भी नहीं डरती, खतरनाक से खतरनाक दुश्मन से अकेली भिड़ जाती है, वो भी मेरे सामने इतनी आसानी से हार मान लेगी, यह तो मैंने कभी सोचा नहीं था। लगता है कि अपनी मौसी का सीक्रेट जानने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। क्रिस्टोफर की बात पूरी होते ही अनिका ने उससे कहा, अब बताओ भी क्या जानते हो तुम रेखा मौसी के बारे में? क्रिस्टोफर ने फोन पर सीटी बजाते हुए अनिका से कहा, अरे भाई, इतनी आसानी से नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तुम अगर अपनी मौसी की जिंदगी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी सीक्रेट जानना चाहती हो तो मुझे V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज दे दो और अपनी मौसी की सीक्रेट जान लो। क्रिस्टोफर ने जो कंडीशन अनिका के सामने रखी थी वो सुनकर अनिका समझ गई थी कि क्रिस्टोफर उसे रेखा मौसी का सीक्रेट नहीं बताने वाला था। अनिका खुद भी ये बात जानती थी कि रेखा मौसी जरूर अनिका से कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही थी। रेखा मौसी अनिका के सामने जो भी वो असल जिंदगी में नहीं थी, उनका असली चेहरा कुछ और था। एंटिटी कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट और पिछले कुछ सालों में एंटिटी कंपनी का एक्सपेंशन करना किसी मामूली औरत के हाथ में नहीं था। अनिका इतने सालों में इतना तो जरूर जान चुकी थी कि रेखा मौसी के अंदर एक और ऐसा रूप था जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल था।
बचपन में गौतम गुलेरिया ने अनिका से कहा था कि रेखा मौसी उसकी माँ की दोस्त थी। जब भी रेखा मौसी इंडिया अनिका से मिलने आया करती थी तब वह काफ़ी सही औरत नजर आती थी। वो बार बार अनिका से यही कहती कि वो स्वाति मल्होत्रा की बेस्ट फ्रेंड है, मगर वो लोग कहाँ मिले थे, उनकी जान पहचान कैसे हुई, वो कैसे इतनी अच्छी दोस्त बनी, ये सारी बातें आज भी अनिका के लिए राज थी। अनिका सिर्फ इतना जानती थी कि रेखा मौसी उससे बेहद प्यार करती थी और उनकी आंखों में रिया के लिए जो प्यार था वो बिल्कुल सच्चा और साफ था। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद अब अनिका पूरी तरह से टूट गई थी और जब आर्यन भी किडनैप कर लिया गया था तब रेखा मौसी जबरदस्ती अनिका को अपने साथ ले गई थी। उनके साथ बिताए हुए 5-6 साल अनिका ने रेखा मौसी के बारे में इतना तो जान लिया था कि रेखा मौसी अनिका से बेहद लगाव रखती थी, मगर वो अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं थी। सारा दिन वो शराब के नशे में धुत रहती थी। शराब की बोतल को उनके हाथ से निकाल पाना बेहद मुश्किल था, मगर जैसे जैसे रेखा मौसी का लगाव रिया की तरफ बढ़ता गया उनकी पर्सनल जिंदगी में भी खुशियां लौटने लगी और शराब की लत भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। मगर आज भी अनिका के लिए यह बात काफ़ी हैरान करने वाली थी कि आखिर रेखा मौसी एनटीटी कंपनी की मुखिया कैसे बनी। अनिका के लिए यह बात भी राज थी कि उसकी रेखा मौसी की असली आइडेंटिटी क्या थी, वो कौन थी, वो क्या करती थी और उनका असली चेहरा क्या था। जब अनिका यह सब कुछ सोच रही थी कि क्रिस्टोफर की आवाज़ फिर से अनिका के कानों पर पड़ी, तो क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, कम ऑन, इतना क्या सोच रही हो? तुम्हारी मौसी की रियल आइडेंटिटी जानने के बदले में यह तो बहुत ही छोटी सी कीमत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे पास V16 पावर ड्रग की 2 डोज मौजूद हैं। एक डोज तुम अपने बेटे के लिए इस्तेमाल करोगी, अरे फिर दूसरी डोज का क्या करोगी? मुझे दे दो। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे वो डोज दे देती हो तो मैं कभी भी भविष्य में तुम्हारी काफ़ी मदद करूँगा। इस तरह से हम दोनों इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हो जाएंगे। सौदा बुरा नहीं रहेगा, वरना तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि आज नहीं तो कल वह शक्तिशाली गेंडा तुमसे वह V16 पावर ड्रग छीन कर रहेगा। वो जितना खतरनाक दिखता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक उसका दिमाग है, जिसके दिल में इमोशंस नाम का कोई जगह नहीं है। और तुम ही सोचो, क्या तुम उसके साथ इतनी आसानी से बात कर सकती हो जितनी आसानी से तुम मेरे साथ बात करती हो? अरे लोगों ने मुझे और मेरे ऑर्गेनाइजेशन को यूं ही बदनाम कर रखा है। अरे हम खतरनाक काम करते जरूर है, मगर हमारे सीने के अंदर भी एक दिल है जो धड़कता है। अनिका क्रिस्टोफर की ऐसी बातों में फंसना नहीं चाहती थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन कितनी खतरनाक थी। यह वही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी वजह से स्वाति मल्होत्रा की जान गई थी। और वैसे भी इतनी आसानी से अनिका भी V16 पावर ड्रग का दूसरा डोज किसी को नहीं देने वाली थी, खास तौर पर जब उसे पता है कि उसे इस्तेमाल करने वाला शख्स उसके इस्तेमाल के बाद पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाएगा। दरअसल अनिका दोनों ही डोज अलेक्जेंडर के लिए सुरक्षित रखना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि डोज को 1 महीने तक संभाल कर रखने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि दोनों में से एक डोज खराब हो जाए, या ये भी हो सकता है कि अलेक्जेंडर को एक से ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़े। जब क्रिस्टोफर ने देखा कि अनिका फ़ोन पर कुछ नहीं कह रही थी, तब अनिका की खामोशी पढ़ते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, तुम सोचती बहुत हो लड़की, बिल्कुल तुम्हारी माँ पर गई हो। मैंने भी सुना है कि तुम्हारी माँ भी बहुत सोचा करती थी और इसीलिए आज तक ये V16 पावर ड्रग मुझसे और मेरी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से इतने दिनों तक दूर रहा। क्या लंबी सोच रखती थी तुम्हारी माँ। लेकिन अगर तुम अपनी माँ का बदला मुझसे लेना चाहती हो तो तुम गलत कर रही हो। तुम्हारी माँ की जान हमने नहीं ली, बस हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डर उसे जीने नहीं दे रहा था। उसने हमें धोखा दिया और बदले में हमारे डर ने उसकी जान ले ली। मगर अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपनी माँ की गलती को ना दोहराओ, हमसे हाथ मिला लो। यह सौदा बुरा नहीं है। एक डोज तुम रखो, तुम्हारे बेटे को बचाओ, दूसरा डोज मुझे दे दो और उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। अनिका के लिए क्रिस्टोफर की बातें अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। अनिका ने अचानक ही क्रिस्टोफर का फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका ने पीछे मुड़कर जब देखा तब उसने देखा कि रीना अभी भी बड़ी ही उम्मीद से अनिका की ओर देख रही थी। अनिका धीरे धीरे चलकर रीना के पास गई। जब अनिका ने रीना की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो रीना के ठीक बगल में खड़ी सुस्मिता यह देखकर हैरान हो गई कि धीरे धीरे रीना ने अपना हाथ अनिका के हाथ में रख दिया। यह इतने दिनों में पहली बार था जब रीना ने किसी पर इतना भरोसा दिखाया था।
अनिका रीना का हाथ पकड़कर उसे बंगले के अंदर ले गई। अनिका को महसूस हुआ कि रीना का हाथ काफी गर्म था। जब अनिका ने मुड़कर अपने पीछे चल रही सुष्मिता की ओर देखा तो सुष्मिता ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, देख 2 दिनों से बाहर ठंड में कांप रही है, अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे लगता है कि उसे अब इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वह तुम पर है। तुम्हारे कहने पर वह 2 दिनों में पहली बार घर के अंदर कदम रख रही है। रात में बरामदे में इतनी ठंड हो जाती है कि ठंड के मारे सड़क पर जानवर भी दिखाई नहीं देते। मगर सुकेश के वापस लौटने की उम्मीद में रीना पूरी रात बरामदे में खड़ी रहती है। अब अनिका को रीना पर काफी ज्यादा दया आ रही थी। अनिका ने बड़े ही आराम से रीना को बिस्तर पर लेटाकर कहा, तुम अभी कुछ देर के लिए आराम करो, मैं बाहर खड़ी सुकेश का इंतजार करती हूँ। अनिका की बात सुनकर रीना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। रीना को कंबल ओढ़ाने के बाद अनिका ने कुछ दवाइयां लिखकर सुष्मिता को दवाइयां बाजार से लाने के लिए कहा। रीना के बंगले से बाहर निकलने से पहले अनिका ने सुष्मिता से कहा, तुम एक काम करो, रीना को दवाई दो, वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद उसे रेखा मौसी के महल भिजवा दो। जब अनिका ने यह बात सुष्मिता से कही तब आधी बेहोशी की हालत में रीना ने अनिका की बात सुनकर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुकेश यहीं पर आएगा, मुझे उसका इंतजार यहीं पर करना होगा। रीना के माथे पर हाथ रखते हुए अनिका ने रीना से कहा, तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा, वहाँ रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। रिया का नाम सुनते ही रीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दबी हुई आवाज में रीना अनिका से कहने लगी, तब तो मैं उसके लिए केक भी बनाऊंगी, उसे मेरे हाथों की केक बहुत पसंद है। अनिका भी बड़े ही प्यार से रीना का ये माथा थपथपाने लगी। कुछ ही देर में रीना ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब अनिका रीना के बंगले से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठी तब अनिका ने देखा कि उसके मोबाइल स्क्रीन पर आशीष का नंबर फ्लैश हो रहा था। कॉल कनेक्ट होते ही आशीष ने अनिका से कहा, क्रिस्टोफर ने तुम्हें जो ऑफर दी है उस ऑफर को कभी मत एक्सेप्ट करना। क्रिस्टोफर अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हालांकि यह बात अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी, मगर अनिका क्रिस्टोफर की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना ही जानना चाहती थी। अनिका के लिए क्रिस्टोफर सिर्फ एक खतरनाक दुश्मन था, वो दुश्मन जिसके खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने पहले तो अनिका की मां की जान ली थी और अब अलेक्जेंडर की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने हजारों बच्चों की जान की कुर्बानियां दी थी। अनिका के लिए एक क्रिस्टोफर किसी राक्षस से कम नहीं था। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यह क्रिस्टोफर इतना बेरहम है और इमोशनल लेस है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्रिस्टोफर के पापा ने ही ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। क्रिस्टोफर के 9 भाई और 8 बहनें थी। क्रिस्टोफर सबसे छोटा था, मगर फिर भी आज इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्रिस्टोफर क्यों है पता है तुम्हें? क्योंकि क्रिस्टोफर के सारे भाई बहन मर चुके हैं, बाकी सारे तो बहुत पहले ही ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार हो चुके हैं और अकेली रश्मि जिंदा थी, जो कुछ ही दिनों पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई। मगर यह बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रश्मि को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद क्रिस्टोफर था। क्रिस्टोफर के लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते, उसके लिए हर रिश्ता एक सौदा है। किसी रिश्ते में इमोशन की कोई जगह नहीं है। जो इंसान अपने भाई बहन के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकता है वो दुनिया में बाकी लोगों के साथ क्या कर सकता है, इसके बारे में तुम अंदाजा लगा सकती हो। हाँ, मैं अब तक बचा हुआ हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बचपन में कई बार मैंने क्रिस्टोफर की जान बचाई थी, जिसकी वजह से आज तक क्रिस्टोफर मुझसे दोस्ती निभा रहा है। लेकिन अगर उसे फायदा होगा तो वो मुझे भी बलि का बकरा बनाने में पीछे नहीं हटेगा। ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने क्रिस्टोफर को कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वह तुमसे कई सारी बातें करना चाहता था और उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं और यह सौदा पूरा करूं, मगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि उसके साथ किसी भी तरह का सौदा मत करना। उस पर अगर भरोसा किया तो तुम्हें धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो अनिका ये सारी बातें पहले से जानती थी, मगर आशीष की बातें पूरी होने के बाद अनिका ने आशीष को थैंक्स कहा। आशीष अपनी जान जोखिम में डालकर अनिका तक क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन के राज पहुंचाता रहा था। अनिका भी कहीं ना कहीं मन में यही सोच रही थी कि अगर V16 पाउडर का दूसरा डोज अलेक्जेंडर के इलाज के बाद बच जाता है तो वह जरूर आशीष को वो डोज देकर उसकी जान बचाने की कोशिश करेगी। आशीष को कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले अनिका ने आशीष से कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? आशीष जब फोन पर अनिका के साथ बात कर रहा था तब उसकी खांसियां लगातार बढ़ती जा रही थी। अनिका ने यह महसूस किया था कि अनिका जब
पहली बार आशीष को मिली थी तब आशीष की खांसी काफ़ी कंट्रोल में थी, मगर अब दोबारा से आशीष की खांसी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही आशीष ने अपनी खांसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, वो तो कल रात कुछ ठंडा पी लिया था, इसीलिए आज खांसी जरा सी बढ़ गई है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे अनिका, बातों बातों में मुझे एक बार क्रिस्टोफर ने तुम्हारी मौसी के बारे में कुछ कहा था जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आशीष की यह बात सुनते ही अनिका बड़े ही ध्यान से आशीष की बातें सुनने लगी। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, तुम्हारे बारे में बात करते वक्त क्रिस्टोफर ने मुझे यह कहा था कि तुम्हारी रेखा मौसी वह नहीं है जो तुम्हें समझ रही हो। वो बेहद खतरनाक औरत है। तुम्हारे साथ दोस्ती, तुम्हारे साथ हमदर्दी सिर्फ एक चाल है। तुम्हारी मौसी का मकसद कुछ और ही है। तुमसे दोस्ती करने के पीछे भी उनका एक मकसद है। वो भले ही तुमसे हमदर्दी जता रही है, मगर उस हमदर्दी के पीछे एक गहरी साजिश है। तुम्हारे साथ प्यार, तुम्हारे साथ दोस्ताना, सब कुछ एक दिखावा है। वो औरत बिना मतलब के कभी किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाती, और फिर तुम्हारे साथ तो इतना गहरा रिश्ता है उसका। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे साथ हमदर्दी दिखाने के पीछे उसका कोई गहरा मकसद है। क्रिस्टोफर ने तो यह भी कहा है कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपनी मौसी से सावधान रहना, तुम्हें उससे बचकर रहना है। कुछ देर खांसने के बाद फिर से आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो, मैं अब तक ये तो नहीं जान पाया कि तुम्हारी मौसी का असलियत क्या है। क्रिस्टोफर मुझ पर भरोसा जरूर करता है, मगर मुझे हर बात पूरी तरह से नहीं बताता। मगर मैं अब तक क्रिस्टोफर को इतना तो जानता हूँ कि मुझे यह पता चले कि क्रिस्टोफर कब सच कह रहा है और कब झूठ। तुम्हारी मौसी वाली बात जब फोन पर उसने मुझे बताई, तब उसकी आवाज़ सुनकर मैंने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि वो जो कुछ भी कह रहा था वह सच कह रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें ना सिर्फ तुम्हारी मौसी से सावधान रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें इस वक्त हर उस इंसान से सावधान रहना है जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हो, तो चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। याद रखना कि मैं भी आने वाले 1 महीने में मरने वाला हूँ। हो सकता है कि मुझे भी पावर ड्रग की ज़रूरत हो, और इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती बनाई हो। किसी भी करीबी की किसी भी हरकत को नज़रअंदाज मत करना अनिका, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ये कहने के बाद आशीष दोबारा से खांसने लगा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आशीष अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। आशीष की शरीर की हड्डियां टूट गई थी। आशीष ने शक्तिशाली गेंडे से मुकाबला करके अनिका को बचाया था, और अब अपनी जिंदगी के आखिरी मकाम पे आशीष अस्पताल में लेटा हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अनिका ने दबी हुई आवाज में आशीष से पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अपनी खांसी पर कंट्रोल पाते हुए आशीष ने अनिका से कहा ना मैंने तुमसे, अगले 1 महीने तक तो मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा हूँ कुछ दिनों तक। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद अनिका ने आशीष से कहा, ठीक है, फोन रखती हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। जैसे ही अनिका फोन रखने वाली थी, आशीष ने अनिका से कहा, देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनिका ने तुरंत अपनी उंगली फोन डिस्कनेक्ट बटन से हटा ली और आशीष से कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? आशीष ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, देखो तुम। यह कहने के बाद आशीष ने अपने मुंह से निकल रहे शब्दों को रोक लिया और बात घुमाते हुए अनिका से कहा, कुछ नहीं, चलो अपना ख्याल रखना और अलर्ट रहना। यह कहने के बाद आशीष ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका जान चुकी थी कि आशीष जरूर उसे कोई ज़रूरी बात बताना चाहता था, मगर आशीष ने अपने आप को रोक लिया। अनिका ये भी जान चुकी थी कि अब आशीष के पास वक्त बहुत कम था। आशीष का लंग कैंसर अपने आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका था। अनिका के लिए आशीष के साथ एक बार बात करना बेहद ज़रूरी था। इसीलिए अनिका अपनी कार ड्राइव करके सीधे उस हॉस्पिटल चली गई जहां आशीष को एडमिट किया गया था। जब अनिका उस अस्पताल पर पहुंची जहां पर आशीष को एडमिट किया गया था, तब अनिका सीधे उस वार्ड में चली गई जहां आशीष की ट्रीटमेंट चल रही थी। अनिका ने वार्ड में पहुंचते ही देखा कि आशीष अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। आशीष को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह गहरी नींद में सोया था। अनिका ने आशीष की अटेंडिंग नर्स से पूछा, अब कैसी हालत है इस पेशेंट की? वह नर्स अच्छी तरह से जानती थी कि वह इस वक्त जिसके साथ बात कर रही थी वह देश विदेश में काफ़ी नाम कर चुकी डॉक्टर अमृता थी। उस नर्स ने खुद आशीष की सर्जरी के वक्त अनिका को असिस्ट किया था। इसीलिए अनिका को पूरा केस समझाते हुए उस नर्स ने कहा, पेशेंट की बॉडी पर काफ़ी जख्म लगे थे। वैसे तो जख्म काफ़ी हद तक भर चुके हैं, मगर आज भी ड्रेसिंग करते वक्त उन्हें बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वैसे तो उनका शरीर बाकी लोगों के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा है ट्रीटमेंट पर, मगर शरीर के जख्म कुछ इतने गहरे हैं कि उनका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्पेशली जब भी उनकी ड्रेसिंग बदलने के लिए डॉक्टर आते हैं तब उन्हें काफ़ी दर्द महसूस होता है।
उनका दर्द उनकी आंखों से हम देख पाते हैं, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बार बार सेडेक्टिव भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि इतनी ज़्यादा सेडेटिव देना इस वक्त उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। मगर एक बात माननी पड़ेगी, यह पेशेंट बाकी पेशेंट्स की तरह ड्रेसिंग बदलते वक्त बिल्कुल परेशान नहीं करते। हम लोगों के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं, ये जानते हुए भी कि इनकी ड्रेसिंग बदलने में जो 10 मिनट लगने वाले हैं, उन 10 मिनट में उन्हें काफ़ी दर्द महसूस होने वाला था। ये बात सुनते ही अनिका ने उस नर्स से पूछा, अपना दर्द कम करने के लिए क्या करते हैं वो? उस नर्स ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, हमने हर बार नोटिस किया है कि जब भी हम उनकी ड्रेसिंग बदलने के लिए आते हैं, वो अपने कानों में अपने ब्लूटूथ लगा लेते हैं और कोई म्यूजिक सुनते हैं। वो कहते हैं कि म्यूजिक सुनने से उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। अनिका भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि म्यूजिक काफ़ी हद तक इंसान के दर्द को कम कर सकता है, मगर म्यूजिक की वजह से भारी दर्द भी कम हो सकता है। यह बात अनिका के लिए शॉकिंग थी। नर्स ने आशीष डोगरा की फाइल अनिका को थमाई और वहां से चली गई। अनिका ने ध्यान से आशीष की पूरी मेडिकल फाइल पढ़ी। धीरे धीरे आशीष की टूटी हुई हड्डियों में रिकवरी होने लगी थी। ये बात फाइल से साफ पता चल रही थी। अनिका ने बिस्तर पर लेटे आशीष की ओर जब देखा, तब उसने नोटिस किया कि आशीष गहरी नींद से सोया हुआ था। उसके कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे, मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अनिका धीरे से चलकर आशीष के बिस्तर के पास गई। आशीष की बाकी हेल्थ रीडिंग भी काफ़ी नॉर्मल थी। अनिका को आशीष के कानों में रखे हुए हेडफोन को देखकर काफ़ी हैरानी हो रही थी। अनिका को जानना था कि आखिर ऐसा कौन सा म्यूजिक आशीष सुनता था जिससे उसका दर्द कम हो जाता था। अभी अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक आशीष ने करवट बदली और उसके फ़ोन से एक ब्लूटूथ ईयर पीस सीधा गिरकर अनिका के पाँव के पास आकर टेबल से टकराया। म्यूजिक सुनने के लिए जब अनिका ने वो ब्लूटूथ पीस उठाकर अपने कानों पर लगाया, तब ब्लूटूथ से निकल रही आवाज़ सुनकर अनिका हैरान रह गई। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अनिका को उस ईयरफीस पर अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। अनिका चौंक कर बिस्तर पर लेटे आशीष को देखने लगी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता था। आशीष के ब्लूटूथ ईयरपीस पर अनिका को अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। अनिका ने जब ध्यान से उस रिकॉर्डिंग को सुना, तब अनिका को महसूस हुआ कि आशीष ने अनिका की सारी फ़ोन रिकॉर्डिंग सेव कर रखी थी और बारी बारी से अनिका की आवाज़ हर रिकॉर्डिंग में सुनता रहा। अपनी ही आवाज़ आशीष के ब्लूटूथ ईयरपीस पर सुनकर अनिका हैरानी से आशीष की ओर देखने लगी। आशीष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अनिका को अब समझ में आया था कि आशीष के लिए अनिका की आवाज़ सुनना ही उसके दर्द को कम करने का इकलौता तरीका था। आशीष का राज खुलने के बाद अनिका ने अपनी आंखें झुका ली। अनिका के सामने खड़ी नर्स ने अनिका से धीमी आवाज़ में पूछा, मैडम, क्या मैं पेशेंट को जगा दूं? अनिका ने तुरंत ना में अपना सर हिलाते हुए धीमी आवाज़ में नर्स से कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नर्स को मना करने के बाद अनिका ने वह ब्लूटूथ ईयरपीस अपने कानों से निकाल कर फिर से आशीष के तकिए के पास रख दिया। अनिका धीरे धीरे जब कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगी, तब फिर से नर्स ने अनिका को रोकते हुए कहा, मैडम, एक बार आप उनसे मिल लेती तो अच्छा होता। वो दिन रात बस यही पूछा करते हैं कि आप उनसे मिलने आई या नहीं। सुबह जागते हैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि क्या आप रात में उनसे मिलने आई थी। वो देर रात तक जागते रहते हैं, उनकी नींद भी अक्सर कच्ची ही रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो नींद में भी आपका इंतज़ार करते रहते हैं। और देखिए उनकी बदकिस्मती, आप यहाँ उनसे मिलने आई हैं और वो अभी कुछ देर पहले सो गए। नर्स की बात सुनने के बाद अनिका ने अपनी नज़रें झुका ली। नर्स ऑकवर्ड मोमेंट को अच्छी तरह समझ पा रही थी, इसलिए अपनी बातों के लिए माफ़ी मांगते हुए नर्स ने अनिका से कहा, सॉरी मैडम, मुझे यह सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, मगर मैं भी क्या करती, मुझसे रहा नहीं गया। पेशेंट दर्द से ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की महसूस करते हैं कि आप उनसे मिलने नहीं आती। मैंने किसी के दिल में इतना प्यार कभी नहीं देखा। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि चाहे आप कितनी भी बिज़ी हो, आप कभी कभी उनसे मिलने आ जाया कीजिए। ऐसा लगता है जैसे उनके लिए आपको देख लेना ही दवा समान है। नर्स अच्छी तरह से जानती थी कि उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली थी, मगर वो पेशेंट की हालत देख भी नहीं पा रही थी। अनिका बस नज़रें झुकाकर बिस्तर पर लेटे आशीष की ओर देखती रही।
अनिका को भी आशीष के लिए काफ़ी सिंपैथी थी, मगर उसके पास आशीष के लिए सहानुभूति के अलावा देने के लिए और कोई इमोशंस नहीं थे। अस्पताल से निकलकर जब अनिका अपनी कार में बैठी तब अनिका ने फिर से ब्लैक कैट वाला मास्क पहन लिया और सीधे रोहित के बंगले में चली गई। बंगले के बाहर किंग के लिए काफ़ी सिक्योरिटी मौजूद थी। बंगले के अंदर भी चिराग, अब्दुल और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स किंग की सिक्योरिटी कर रहे थे। बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में बैठे रोहित को जब पता चला कि अनिका यानी कि ब्लैक कैट वापस आ चुकी थी, तब रोहित ने भी अपना मास्क पहन लिया और अनिका से मिलने नीचे चला आया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि ब्लैक कैट और किंग दोनों को हर पल अपना मास्क पहनकर रखना था, ताकि टॉम के भेजे हुए लोगों के सामने कभी उनका असली चेहरा रिवील ना हो। अनिका अपने पाँव पर पाँव चढ़ाकर सोफा पर बैठी थी। जब रोहित नीचे आया तो उसने देखा कि अनिका किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रोहित समझ चुका था कि अनिका कुछ परेशान थी, इसलिए बाकी सारे लोगों को रोहित ने बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया। वहाँ चिराग और अब्दुल रोहित की इस हरकत से फिर से काफ़ी परेशान नजर आने लगे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और इशारे ही इशारे में अपने बॉस की नादानी के बारे में चिंता जताई और बॉस का ऑर्डर मानते हुए बाहर चले गए। जब सब लोग कमरे से बाहर निकल गए तब रोहित अनिका के पास जाकर बैठा और अनिका से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो, सब ठीक तो है ना? मास्क पहनी हुई अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज मैं आशीष से मिलने हॉस्पिटल गई थी। वहाँ मैंने उसके ब्लूटूथ में अपनी रिकॉर्डिंग सुनी। वो मेरी आवाज़ सुन सुनकर अपना दर्द सहते जा रहा है। रोहित के एक्सप्रेशन से यह बात साफ जाहिर थी कि रोहित को इस वक्त आशीष से काफ़ी जेलसी महसूस हो रही थी। बड़ी ही दबी हुई आवाज़ में रोहित ने अपनी एक टांग पर टांग चढ़ाते हुए अनिका से कहा, अच्छा तो इसका क्या मतलब समझा जाए? अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद रोहित से कहा, मेरे ख्याल से इसका यह मतलब है कि मेरी आवाज़ में वह ताकत है कि लोगों का दर्द कम कर सके। रोहित अनिका की यह बात सुनकर हैरान होकर अनिका को देखने लगा। रोहित जानता था कि अनिका इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि ऐसी बात का मतलब ना समझे। आशीष अपना दर्द कम करने के लिए अनिका की आवाज़ सुनता रहा था। इसका मतलब साफ था कि आशीष अनिका से प्यार करता था, मगर अनिका ने इसको पूरे अलग एंगल से देखा था। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपनी आवाज़ को यूज़ करना चाहिए। छोटे कुछ ऑपरेशंस के लिए हमें पेशेंट्स को हैवी सेडेटिव्स देते हैं, उन्हें एनेस्थीसिया देते हैं, जो कि उनके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ का इस्तेमाल करके छोटी मोटी सर्जरीज तो निपटाई जा सकती हैं। बच्चों को नींद ना आए तो मेरी आवाज़ सुना सकते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। चलो पहला एक्सपेरिमेंट रिया पर ही ट्राई करके देखूंगी। रात रात भर सोती नहीं है, गेम खेलती रहती है। अब अगर उसने ना सोने की जिद की तो उसके कानों में मैं ईयरफोन डाल दूंगी और अपनी ही रिकॉर्डिंग चला दूंगी ताकि जल्द से जल्द रिया को नींद आ जाए। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आज अनिका जैसी मैच्योर लड़की इस तरह की बातें क्यों कर रही थी, मगर रोहित जानता था कि अनिका की बातों में हाँ मिलाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अनिका यह सब कुछ उसे चिढ़ाने के लिए कह रही थी कि या वाकई वो समझ नहीं पा रही थी कि आशीष उससे प्यार करता था। रोहित ने दबी हुई और अटकती हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, तो अब आशीष के बारे में तुमने क्या सोचा है? अनिका ने इस बात का कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे वक्त निकाल कर उससे मिलने जाना चाहिए, कम से कम 3-4 दिन में एक बार। जब रोहित ने अनिका की यह बात सुनी तो उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। कुछ देर बाद मन ही मन सोचने के बाद अनिका ने रोहित से रेखा मौसी वाली बात कही, वही बात जो क्रिस्टोफर के जरिए अनिका को पता चली थी। अनिका ने रोहित से कहा कि क्रिस्टोफर ने मुझे कहा है कि मुझे रेखा मौसी से सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। उसके मुताबिक रेखा मौसी ने मेरे साथ मेल जोल सिर्फ इसलिए बढ़ाया है क्योंकि वो मुझसे जुड़कर अपना कोई खतरनाक मकसद पूरा करना चाहती हैं। यह बात सुनकर रोहित भी हैरान हो गया। रोहित अनिका की यह बात सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। रोहित ने बिल्कुल दबी हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, क्या रेखा मौसी V16 पावर ड्रग को हासिल करने के लिए तुम्हारे साथ? रोहित आगे कहने से पहले रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका के सामने उसे अपनी यह बात पूरी करनी भी चाहिए थी या नहीं। तभी अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो V16 पावर ड्रग चाहती है तो अब तक उन्होंने V16 पावर ड्रग का इस्तेमाल कर लिया होता, क्योंकि मैंने V16 पावर ड्रग उन्हीं के हवाले किया है। आने वाले 1 महीने तक मैंने उन्हीं के कंधों पर V16 पावर ड्रग की सिक्योरिटी सौंपी है।
अगर V16 पावर ड्रग तक ही पहुंचना उनका मकसद था तो अब तक उन्होंने इसका इस्तेमाल कर लिया होगा, और अगर उन्होंने सचमुच V16 पावर ड्रग का इस्तेमाल कर लिया है तो फिर अब ये प्यार और हमदर्दी का नाटक आगे बढ़ाने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। अनिका का ये लॉजिक रोहित भी अच्छी तरह से समझ रहा था, मगर फिर क्या मकसद हो सकता था रेखा मौसी का अनिका से हमदर्दी जताने का, वो भी इतने सालों तक। रोहित ने अनिका से धीमी आवाज़ में पूछा, तुम्हें क्या लगता है रेखा मौसी सचमुच किसी कारण से तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं? कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और बालकनी की तरफ जाते हुए रोहित से कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मुझे उन पर उतना ही भरोसा है जितना भरोसा मुझे तुम पर है, और इसलिए V16 पावर ड्रग मैंने उनके हवाले किया था। हाँ, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ गहरे राज हैं जो आज तक मैं नहीं जान पाई, मगर वो राज एक दिन वो खुद अपने मुंह से मुझे बताएंगी। ये बात भी मैं जानती हूँ, चाहे क्रिस्टोफर रेखा मौसी के बारे में कुछ भी कहे, मगर मैं उन पर पूरा भरोसा करती हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गई हो, थोड़ी देर आराम कर लो। कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है, तुम जानती हो ना। कल रेखा मौसी के घर मेरी मीटिंग है और वहाँ तुम्हारी फेवरेट रानी अलीशा भी आने वाली है। रानी अलीशा का नाम रोहित के मुंह से सुनते ही अनिका के चेहरे पर आधी मुस्कान आ गई। रोहित की बात को पूरी तरह से अनसुना करते हुए अनिका ने रोहित से कहा, हाँ, मैं भी काफ़ी घंटों से सोई नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। रोहित को ये कहने के बाद अनिका अपने कमरे में जाकर सो गई। अनिका के सोने के बाद रोहित ने चिराग को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही चिराग रोहित के कमरे में दाखिल हुआ, रोहित ने चिराग से कहा, एक काम करो, ये रेखा मूर्ति है जो एनटीटी कंपनी की चेयरपर्सन है, उनके बारे में ज़रा पता लगाओ। चिराग ये जानकर हैरान हो गया कि अचानक ही रोहित ने रेखा मूर्ति के बारे में छानबीन करने को कहा था। रेखा मूर्ति एनटीटी कंपनी की फाउंडर थी और एनटीटी कंपनी पिछले कई सालों से लंदन में नंबर 1 कंपनी बनी हुई थी। उस कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ देखकर इंपीरियल ग्रुप के लोग भी काफ़ी इम्प्रेस थे। रेखा मूर्ति का नाम फाइनेंशियली पावरफुल लोगों में लिया जाता था और बहुत जल्द रेखा मूर्ति का नाम भी इंपीरियल ग्रुप में जोड़ा जाने वाला था। इंपीरियल ग्रुप के किसी भी मेंबर को इस बात पर कोई आपत्ति भी नहीं थी। रोहित ने पहले भी एनटीटी कंपनी के बारे में चिराग मेहता को कहकर पूछताछ करवाई थी और उस वक्त चिराग मेहता ने एनटीटी कंपनी की एक पूरी फाइल तैयार करके रोहित को सौंपी थी। उस फाइल के जरिए ये पता लगाया जा सकता था कि एनटीटी कंपनी की स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ कितनी पावरफुल थी। आने वाले दिनों में वो लोग एक फाइनेंशियल पावर के रूप में उभर कर आने वाले थे। ये बात भी तय थी, मगर चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि अब इतना सब कुछ होने के बाद अचानक ही रोहित ने रेखा मूर्ति की पर्सनल डिटेल्स के बारे में चिराग मेहता से क्यों पूछा था। दरअसल रोहित अनिका के मामले में कोई चांस नहीं लेना चाहता था। अनिका जिस पर इतना भरोसा करती थी, रोहित यह जानना चाहता था कि वह व्यक्ति भरोसे के लायक भी है या नहीं। चिराग ने दबी हुई आवाज़ में रोहित से पूछा, बॉस, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आप यह रेखा मूर्ति के बारे में क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं? चिराग की यह बात सुनकर रोहित कुछ देर तक अपनी रॉकिंग चेयर को धकेल कर कुछ सोचता रहा। उसके बाद अचानक ही अपनी रॉकिंग चेयर को रोककर रोहित ने चिराग की ओर देख कर कहा, मैं उस औरत के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। सब कुछ, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसके फ्यूचर प्लान, सब कुछ। सुबह हो चुकी थी। किंग रानी अलीशा के साथ रेखा मूर्ति के महल में मीटिंग के लिए निकलने वाला था। रोहित ने अपना मास्क पहन लिया था और साथ ही साथ अनिका ने ब्लैक कैट बनकर अपना मास्क पहन लिया था। जब रोहित यानी कि द किंग का काफिला रेखा मूर्ति के महल में पहुंचा, तब चिराग और अब्दुल ने भी अपने अपने मास्क पहन लिए। वह जानते थे कि महल के अंदर अनिका और तीनों बच्चे भी मौजूद थे। आर्यन और रिया चिराग और अब्दुल को अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे, और वह यह भी जानते थे कि अंदर बच्चों के साथ अनिका भी मौजूद होगी। इसलिए अपना चेहरा छुपाने के लिए चिराग और अब्दुल ने भी मास्क पहन रखा था। वह अच्छी तरह से जानते थे कि आज उनके बॉस के लिए परीक्षा की घड़ी थी। अगर अनिका को जरा भी अंदाज़ा हो गया कि रोहित अपनी ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ अफेयर कर रहा था, तो ना जाने महल में क्या हंगामा खड़ा होगा। अब्दुल और चिराग को अब अपने बॉस के साथ साथ ब्लैक कैट की भी चिंता होने लगी थी, मगर मन ही मन वह दोनों यह चाहते थे कि अनिका ब्लैक कैट को अच्छा सबक सिखाए। रोहित, अनिका, अब्दुल और चिराग मास्क पहनकर रोहित की टीम के बाकी लोगों के साथ रेखा मूर्ति के महल के अंदर दाखिल हुए। रानी अलीशा सबसे पहले महल के बाहर किंग को मिली।
क्योंकि रानी अलीशा ने ही किंग को रेखा मूर्ति के महल में इनवाइट किया था, इसलिए दोनों का साथ अंदर जाना बेहद ज़रूरी था। अंदर जाते हुए रानी अलीशा ने धीरे से किंग के कान में कहा, देखो यह रेखा मूर्ति दिमाग से काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसकी किसी भी बात का बुरा मत मानना। तुम मेरे खास मेहमान हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरी जिम्मेदारी है और मेरा यकीन करना कि तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो ऐसा कुछ मैं होने ही नहीं दूंगी। किंग ने रानी अलीशा की बातों को इग्नोर किया और हमेशा की तरह अपनी अकड़ में आगे चलता रहा। जैसे ही वो लोग महल के दरवाजे पर पहुंचे, रेखा मूर्ति खुद उन्हें रिसीव करने के लिए नौकरों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। एक ग्रैंड वेलकम म्यूजिक बजाकर रेखा ने रानी अलीशा का स्वागत किया। भारतीय संस्कृति को निभाते हुए रेखा ने रानी अलीशा की आरती उतार कर उसका स्वागत करते हुए कहा, नया नया रानी का पद मुबारक हो। अपनी माँ की तरह रियासत की और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सको, उसके लिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि इस काम में अगर तुम्हें कहीं कोई रुकावट महसूस हो तो तुम बेझिझक मुझे कभी भी किसी भी वक्त याद कर सकती हो। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि रानी अलीशा मेरे घर पधारी हैं, और वह भी अपने एक स्पेशल गेस्ट के साथ। प्लीज़ कम इन। जब सारे मेहमान महल के लिविंग एरिया में अपनी अपनी जगह पर बैठे तो रानी अलीशा ने द किंग का फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हुए रेखा से कहा, ये है मिस्टर किंग, इनके बारे में बिजनेस की दुनिया से रिलेटेड हर शख्स अच्छी तरह से जानता है। किंग का इंट्रोडक्शन देने के बाद रानी अलीशा ने किंग की तरफ देखते हुए कहा, और यह है एंटिटी कंपनी की चेयरपर्सन। इनके बारे में भी आई एम श्योर आपने काफ़ी कुछ सुन रखा होगा। रेखा मूर्ति ने अपनी मेहनत और अपनी लगन से एंटिटी कंपनी को आज यूरोप की टॉप ग्रोसिंग कंपनी में शामिल किया है। रानी अलीशा की बात पूरी होने के बाद रेखा ने किंग को बड़े ही गौर से देखा। रोहित ने भी बड़े ही अदब से झुककर रेखा को नमस्ते कहा। दरअसल रेखा को मास्क के पीछे का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, मगर वह अच्छी तरह से जानती थी कि जो आदमी इस वक्त उसके सामने बैठा था वही उनका होने वाला दामाद था। रेखा जानना चाहती थी कि आखिर उन्होंने जिसे अपनी बेटी मान रखा था उसकी जीवन साथी चुनने के मामले में चॉइस कैसी थी। रोहित भी बड़े ही अदब से रेखा मौसी के सामने बैठा रहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि अनिका रेखा मौसी की कितनी रिस्पेक्ट करती थी। जिस जगह पर खास मेहमान बैठे हुए थे उससे थोड़ी दूर महल के कॉरिडोर में प्रिंसेस लतिका और रिया का राम भरत मिलाप चल रहा था। प्रिंसेस लतिका ने बड़े ही प्यार से रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। नन्ही सी रिया ने भी प्रिंसेस लतिका को गले लगाते हुए अपनी मीठी आवाज़ में कहा, मैं भी तुम्हें मिलकर बहुत खुश हूँ। उन दोनों को अलग करते हुए अलेक्जेंडर ने तीखी नज़रों से प्रिंसेस लतिका को देखते हुए पूछा, तुम इस बार यहाँ कितने दिन रुकने वाली हो? पिछली बार प्रिंसेस लतिका जब दिल्ली आई थी तब कम से कम 1 हफ्ते तक उनके घर रुकी थी। उन दिनों अलेक्जेंडर की प्रिंसेस लतिका के साथ कुछ खास जमी नहीं थी। अलेक्जेंडर को प्रिंसेस लतिका काफ़ी डिमांडिंग और चाइल्डिश लगती थी। फिर से प्रिंसेस लतिका के साथ अलेक्जेंडर को कुछ दिन गुजारने होंगे, यह सोचकर अलेक्जेंडर को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। मगर वह अच्छी तरह से जानता था कि रिया प्रिंसेस लतिका की सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए प्रिंसेस लतिका के लिए जो फीलिंग अलेक्जेंडर के अंदर थी उसे उसने अपने मन में ही दबा कर रखी थी। अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए प्रिंसेस लतिका ने कहा, मैं यहाँ 5 दिन रुकने वाली हूँ। मैंने अपनी टीचर से खास छुट्टी की डिमांड की है। प्रिंसेस लतिका की बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, बच्चों को इतने दिन पढ़ाई से दूर नहीं रहना चाहिए। तुम एक काम करो, 1 दिन बाद घर चली जाना। प्रिंसेस लतिका भी अब इतना जान चुकी थी कि अलेक्जेंडर किसी न किसी बहाने से उसे भगाना चाहता था, इसलिए अलेक्जेंडर को बड़े ही प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए प्रिंसेस लतिका ने कहा, अच्छा बाबा 4 दिन तो रुकने दो। अलेक्जेंडर ने इस बार भी बड़ी सख्ती से मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना तुमसे, इतनी देर तक पढ़ाई से दूर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वैसे भी पढ़ाई में तुम काफ़ी कमज़ोर हो, तुम्हें पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रेखा मूर्ति के पास बैठी रानी अलीशा बच्चों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि अलेक्जेंडर प्रिंसेस लतिका के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा था। प्रिंसेस लतिका के साथ इस तरह से कभी किसी ने भी बात नहीं की थी, मगर बच्चों के बीच पढ़कर रानी अलीशा अपने रुतबे को छोटा नहीं कर सकती थी। इसलिए दूर बैठी रानी अलीशा मन ही मन अलेक्जेंडर के लिए काफ़ी गुस्सा हो रही थी। अलेक्जेंडर का ऐसा बर्ताव उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही रानी अलीशा को कुछ याद आया। रानी अलीशा ने रेखा की तरफ मुड़ते हुए पूछा, अनीका कहीं नज़र नहीं आ रही? जरा उसे बाहर बुलाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने उसे देखा नहीं है।
जरा देखूं तो वजन घटाने के बाद कैसी लगती है हमारी अनिका। बेचारी रानी अलीशा यह नहीं जानती थी कि जिस लड़की को वह ढूंढ रही थी वह ठीक किंग के पीछे ब्लैक कैट की यूनिफॉर्म में खड़ी थी। रेखा ने मुस्कुराते हुए किंग की ओर देखा और कहा, वैसे मैं आपको बता दूं कि अनिका मेरी मुंह बोली बेटी है। दरअसल वह सुबह कुछ देर से जागती है। रानी अलीशा को तो उसकी इस आदत के बारे में अच्छी तरह से पता है। रेखा मौसी की यह बात सुनते ही रानी अलीशा ने कहा, कितनी अफसोस की बात है, इतने इम्पोर्टेंट गेस्ट यहाँ पर आप सबसे मिलने आए हैं और वह औरत अब तक अपने बिस्तर से उठी नहीं। पता नहीं वो बच्चों की देखभाल किस तरह से करती होगी। रानी अलीशा की यह बात उसके सामने बैठे किंग और रेखा मूर्ति दोनों को ही बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मगर अब अलीशा रानी बन चुकी थी और रानी के पद का सम्मान करना किंग और रेखा दोनों ही अपना फर्ज समझते थे। जब रानी अलीशा किंग और रेखा मूर्ति के साथ बातें कर रही थी तब अचानक उसके कानों पर फिर से अपनी बेटी की आवाज़ पड़ी। इस बार अलेक्जेंडर की बदतमीजी के सामने आवाज़ उठाते हुए प्रिंसेस लतिका ने कहा, देखो अगर तुमने मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं दी तो तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। लतिका की आवाज़ में सख्ती देखते हुए इस बार रानी अलीशा को अपनी बेटी पर गर्व होने लगा। प्रिंसेस लतिका भविष्य की रानी थी और इस हैसियत से इस तरह की मामूली लड़के की बदतमीजी बर्दाश्त करना उसे शोभा नहीं देता था। रानी अलीशा चाहती थी कि प्रिंसेस लतिका अलेक्जेंडर को उसे बदतमीजी के बदले यह कहे कि अगर उसने प्रिंसेस लतिका को अपनी दोस्त रिया के साथ रहने नहीं दिया तो वह अपनी फ़ौज भिजवाकर पूरे महल पर कब्जा कर लेगी। मगर रानी अलीशा ने जो सोचा था उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। पहले तो अपनी आवाज़ में सख्ती लाकर प्रिंसेस लतिका ने अलेक्जेंडर से कहा, अगर तुमने यहाँ मुझे रहने की इजाज़त नहीं दी तो मैं। अलेक्जेंडर भी घूर घूर कर प्रिंसेस लतिका को देखने लगा। वह जानना चाहता था कि आखिर प्रिंसेस लतिका उसे क्या धमकी देने वाली थी। तभी प्रिंसेस लतिका ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा। मैं यह कहने के बाद प्रिंसेस लतिका ज़ोर ज़ोर से अपना गला फाड़ कर रोने लगी। दूर बैठी प्रिंसेस लतिका की मां रानी अलीशा को अपनी बेटी की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुक गई। तभी अचानक अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए प्रिंसेस लतिका से कहा, अरे रोना मत मेरी माँ, लड़कियाँ रोती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही लतिका ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं रहूँगी। यह कहने के बाद प्रिंसेस लतिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और दोबारा अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अलेक्जेंडर से पूछा, क्या मैं सिर्फ 3 दिन तक यहाँ पर रुक सकती हूँ? रानी अलीशा को समझ नहीं आ रहा था कि जो प्रिंसेस लतिका कुछ दिनों पहले रिया के आगे पीछे घुमा करती थी, अचानक ही वह अलेक्जेंडर के सामने इतनी बेबस क्यों नजर आ रही थी। प्रिंसेस लतिका का बर्ताव देखकर रानी अलीशा को यह भी नहीं समझ आ रहा था कि वह रेखा मूर्ति के महल में अपनी दोस्त रिया से मिलने आई थी या अलेक्जेंडर से। अपनी बेटी की बेबसी देखकर रानी अलीशा अपने दांत कचकचाकर अलेक्जेंडर की ओर देखती रही। तभी अचानक उसके कानों पर रेखा की आवाज़ पड़ी। रेखा ने रानी अलीशा से पूछा, क्या हुआ रानी अलीशा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, काफ़ी परेशान नज़र आ रही हो। रानी अलीशा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस बच्चों को देख रही थी। मुझे लगता है बच्चे आपस में काफ़ी घुल मिल गए हैं। रेखा मौसी रानी अलीशा के कहने का तंज नहीं समझ पाई थी और उनकी बात को इग्नोर करते हुए रेखा ने फिर से अपने होने वाले दामाद पर नज़र डाली। तभी अचानक रेखा मौसी की नज़र किंग के पीछे खड़ी ब्लैक कैट पर पड़ी। ब्लैक कैट ने टाइट ब्लैक आउटफिट पहन रखा था और चेहरे पर उसी रंग का मास्क चढ़ाया हुआ था। ब्लैक कैट को देखकर रेखा मौसी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी अचानक रानी अलीशा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, चलिए एक बार आपके महल के दर्शन कर लेते हैं। रेखा मौसी यह जानती थी कि अगर सभी लोग महल को देखने के लिए एक साथ चलेंगे तो यह ज़रूर पता लग जाएगा कि अनिका अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। अगर ब्लैक कैट यही सबके सामने रहेगी तो अनिका का अपने कमरे में पाया जाना नामुमकिन था। इसलिए बात बनाते हुए रेखा मौसी ने रानी अलीशा से कहा, मेरे ख्याल से बाकी लोगों का इस वक्त साथ चलना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, सारे सिक्योरिटी गार्ड को यहीं रहने देते हैं। मैं खुद आपको और हमारे खास गेस्ट किंग को खुद महल दिखा देती हूँ। अनिका भी समझ चुकी थी कि उसके लिए यही मौका था कि किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचकर अपने चेहरे से मास्क को उतार कर नॉर्मल कपड़े पहनकर लोगों के सामने आने का। रानी अलीशा के पास रेखा मौसी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मौका देखते ही जैसे ही अनिका ने चुपके से लोगों की नज़रों से बचकर अपने कमरे की ओर जाने की कोशिश की, अचानक ही किसी ने अनिका का हाथ थाम लिया।
जब अनिका ने मुड़कर देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि रानी अलीशा ने अनिका का हाथ थाम कर रखा था। रानी अलीशा ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, कहाँ जा रही हो? ये कोई गार्डन नहीं है जो तुम सैर पर निकल पड़ी हो। और इतना याद रखना, इसी महल में किंग की होने वाली बीवी रहती है। अगर तुम्हारे और किंग के चक्कर के बारे में उसे पता चल गया तो सोच लेना कि वो तुम्हारी क्या हालत करेगी। चुपचाप मेरे साथ चलो और महल के नज़ारों का आनंद उठाओ। रानी अलीशा के हाथ से अपना हाथ धीरे से छुड़ाते हुए अनिका ने दबी हुई आवाज़ में कहा, देखिए मैं वॉशरूम यूज़ करना चाहती हूँ। ब्लैक कैट यानी कि अनिका की ये बात सुनकर रानी अलीशा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अरे यार, इसी वक्त तुम्हें भी वॉशरूम जाना था। ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अनिका किसी तरह बचकर अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर रानी अलीशा उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अलीशा नाम की मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। तभी रेखा मौसी ने आगे बढ़कर रानी अलीशा से कहा, रानी अलीशा, आइए मैं आपको मेरा महल दिखाती हूँ। घबराइए नहीं, इस महल में आप बिल्कुल सेफ हैं। अपनी सिक्योरिटी को साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानी अलीशा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ इस तरह से प्राइवेटली बात करना शोभा नहीं देता था। इसलिए तुरंत रेखा मौसी की बात मानते हुए रानी अलीशा रेखा मौसी के साथ आगे बढ़ने लगी। मौका देखते ही रानी अलीशा लोगों की नज़रों से बचकर निकल गई। अनिका महल का चप्पा चप्पा अच्छी तरह से जानती थी। अनिका का बेडरूम महल के फर्स्ट फ्लोर पर था और वहां तक पहुंचने के कई सारे रास्ते थे। इससे पहले कि रानी अलीशा अनिका के बेडरूम तक पहुंचती, अनिका जल्दी से अपने बेडरूम के अंदर दाखिल होकर अपना मास्क निकालकर नाइट गाउन पहनकर तैयार हो गई। अनिका रानी अलीशा से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अनिका अपने कमरे में जा चुकी थी। ये खबर जैसे ही रेखा मौसी तक पहुंची, रेखा मौसी किंग और रानी अलीशा को लेकर वापस लिविंग रूम में आ गई। अनिका भी वहां मेहमानों से मिलने पहुंच गई थी। रेखा मौसी ने अनिका का फॉर्मल इंट्रोडक्शन किंग के साथ करवाया। रानी अलीशा अच्छी तरह से जानती थी कि मास्क के पीछे किंग का जो असली चेहरा था वो और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का ही था और अनिका रोहित मारवा की होने वाली पत्नी थी। मगर दोनों एक दूसरे को जिस तरह मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पहली बार एक दूसरे को मिल रहे हों। ये देखकर रानी अलीशा काफ़ी हैरानी में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक दूसरे से दोनों अनजान बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे। क्या अनिका वो लड़की नहीं थी जिसके साथ किंग शादी करने वाला था, या जानबूझकर किंग अनजान बनने की कोशिश कर रहा था? रानी अलीशा ने सोचा कि शायद किंग रेखा मूर्ति के सामने ये जताना नहीं चाहता कि वो जिसे अपनी बेटी मानती थी दरअसल वही किंग की होने वाली पत्नी है। रानी अलीशा ने जब यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमाई तब उसने नोटिस किया कि ब्लैक कैट अब तक वॉशरूम से वापस नहीं लौटी थी। ये बात उसे बड़ी अजीब लग रही थी। रोहित ने बड़े ही अदब से अनिका को अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर कहा, मैं आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरी गिफ्ट्स पसंद आएंगी। ये कहने के बाद रोहित ने चिराग के हाथों से एक के बाद एक गिफ्ट्स ली और तीनों बच्चों को बड़े ही प्यार से वो गिफ्ट्स थमा दिए। जब नन्ही सी रिया ने किंग के हाथों से गिफ्ट एक्सेप्ट किया तब रिया की नज़रें मास्क में छिपी रोहित की नज़रों से टकराई। उन आंखों को देखकर रिया की आंखों में चमक आ गई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया कुछ कहना चाहती थी मगर उसने अपने आप को रोक लिया। रिया के बगल में खड़े अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया का इशारा समझ चुके थे। वो दोनों जान चुके थे कि उनके पापा उनके ठीक सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर नकाब था मगर आंखों में वही प्यार था जो रिया को देखकर अक्सर उनकी आंखों में नजर आता था। हालांकि आर्यन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रोहित की आंखों में उसने कभी उतना प्यार नहीं देखा था जितना प्यार उसने रिया के लिए देखा था। मगर उन्हें नन्हे से आर्यन को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। आज ज़िंदगी में पहली बार आर्यन को रोहित के आने की इतनी खुशी महसूस हुई थी। तीनों बच्चे अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनकी मम्मा जानबूझकर उनके डैड को पहचान नहीं रही थी। तीनों बच्चों को पता था कि शायद उनकी मम्मा नहीं चाहती थी कि लोगों को इस बात का पता चले कि वो चारों एक फैमिली है, इसलिए उन्होंने भी सबके सामने चुप रहना ही बेहतर समझा। बच्चों को गिफ्ट देने के बाद चिराग के हाथों से एक बड़ा सा बॉक्स लेकर रोहित ने वो बॉक्स अनिका की ओर आगे बढ़ा दिया। अनिका ने जैसे ही किंग की गिफ्ट एक्सेप्ट की, रोहित ने बड़े ही अदब से अनिका से कहा, ये गिफ्ट आपके लिए। उस बॉक्स को जब अनिका ने खोला तब उसे अंदर से एक बड़ा सा फ्लावर बॉक्स मिला। फ्लावर बॉक्स पर एक चिड़िया की डिज़ाइन थी जिसे पिंजरे में कैद किया गया था। चिराग को ये देखकर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनका बॉस अपनी होने वाली पत्नी को इशारे से ये कहना चाहता था कि उसने उसे अपने जाल में कैद कर लिया था, मगर चिराग और अब्दुल दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मालकिन कैद रहने वाली चिड़िया में से नहीं थी। वो खुले आसमान में उड़ना जानती थी
और अपने अधिकारों के लिए वक्त आने पर शिकार करना भी अच्छी तरह से जानती थी। जब अनिका ने उस फ्लावर वास को बड़े ही कैजुअली अपने सामने रखी टेबल पर रखा, तब किंग ने धीमी आवाज़ में अनिका की ओर देख कर कहा, एक्सक्यूज़ मी, असली गिफ्ट तो उस फ्लावर वास के अंदर रखी है। ये फ्लावर वास तो सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि जब भी आप अपने कमरे में इस फ्लावर वास में फूल सजा कर रखें तब आपको हमारी याद आए। किंग के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानी अलीसा को काफ़ी बड़ा झटका लगा था। वो जानती थी कि किंग जिस लड़की के सामने बैठा था वो उसकी होने वाली पत्नी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि किंग किसी लड़की को रिझाने के लिए इतनी बातें कर सकता था। रानी अलीसा जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन सा खास गिफ्ट किंग ने अनिका के लिए तैयार किया था जो वो इतनी बेसब्री से उसे दिखाना चाहता था। रानी अलीसा ने भी धीमी आवाज़ में अनिका की ओर देख कर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरा पता तो चले कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन ने आखिर क्या तैयारियां की हैं यहाँ आने से पहले। रेखा मौसी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि रानी अलीसा को इतनी जलन क्यों महसूस हो रही थी। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर सारा तमाशा देख रही थी। अनिका ने जब उस फ्लावर वास के अंदर हाथ डाला तब उसे महसूस हुआ कि एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स उस फ्लावर वास के अंदर भी रखा गया था। जब अनिका ने उस बॉक्स को निकाल कर देखा तो उसे एक वेलवेट का बॉक्स मिला। उस बॉक्स को देखते ही कोई भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि अंदर कोई ज्वेलरी रखी गई थी। उस बॉक्स को देखते ही अनिका ने किंग की ओर देखकर कहा, ऐसी गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे इस तरह की गिफ्ट देने चाहिए। किंग ने अपना एक हाथ अपने दिल पर रखा और अनिका से कहा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी अगर आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लें। रेखा मौसी ने भी मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, अब रख भी लो, दुनिया का इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर तुम्हारे लिए प्यार से कुछ लाया है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस गिफ्ट को नामंजूर करना चाहिए। ये सब कुछ देखकर रानी अलीसा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसे पता नहीं था कि किंग इतना रोमांटिक भी हो सकता था। वो जानना चाहती थी कि आखिर किंग अनिका के लिए क्या गिफ्ट लेकर आया था। तेज सांसें लेते हुए रानी अलीसा ने अनिका की ओर देखकर कहा, अब खोल के देखिए भी अंदर क्या रखा है। हम भी तो जाने लड़कियों की ज्वेलरी के मामले में इतने बड़े बिजनेसमैन की पसंद कैसी है। किंग ने फिर से अपने दिल पर हाथ रखते हुए दबी हुई धीमी आवाज़ में बड़े ही प्यार से अनिका से कहा, प्लीज़ आप अपने शुभ हाथों से इस बॉक्स को खोलिए और इसमें रखी गिफ्ट को स्वीकार कीजिए। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित जानबूझकर सबके सामने उसे इतना अनकंफर्टेबल क्यों महसूस करवा रहा था। जब अनिका ने देखा कि उसके पास गिफ्ट को खोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तब धीरे से अनिका ने उस वेलवेट बॉक्स को खोला। जैसे ही अनिका ने उस वेलवेट बॉक्स को खोला, अनिका के पास बैठी रानी अलीसा ने अनिका के हाथों से वो बॉक्स छीन लिया। बॉक्स के अंदर देख रही रानी अलीसा की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बॉक्स के अंदर से रानी अलीसा ने एक बड़ा सा डायमंड बाहर निकाला। वो डायमंड एक सिंगल कट डायमंड था, एक बड़े से डायमंड के पत्थर से तराशा हुआ एक सिंगल डायमंड। कहा जाता था कि उस स्पेशल डायमंड में काफ़ी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ थी। रोहित अनिका की बीमारी के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वैसे तो अनिका काफ़ी तंदुरुस्त थी, मगर उसकी नींद पूरी न हो तो उसे अपने शरीर में काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती थी। और उस डायमंड के बारे में ये कहा जाता था कि जिन लोगों को ऐसी तकलीफ़ होती थी, अक्सर अगर वो ये डायमंड अपने शरीर से लगाकर पहने तो धीरे धीरे उनके शरीर से ये बीमारी दूर हो सकती थी। खुद अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित ने इतनी सूझबूझ के साथ अनिका के लिए ये गिफ्ट पसंद की थी। जब सभी लोगों की नज़रें डायमंड पर टिकी हुई थी, तब अचानक ही चिराग ने अपने कंधे झुकाकर बड़े ही अदब से अनिका की ओर देख कर कहा, बॉस ने ये स्पेशल डायमंड खुद अपने हाथों से तराशा है। आपको यकीन नहीं होगा, मगर ये सिर्फ एक ही डायमंड के पत्थर से तराशा हुआ डायमंड है। दिन रात की मेहनत के बाद बॉस ने इस डायमंड को इस तरह तराशा है। जब रानी अलीसा ने चिराग के मुंह से ये बात सुनी, तब वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित कभी किसी लड़की से इतना प्यार कर सकता था कि वो उसके लिए इस हद तक जा सकता था, और वो खुद दिन रात एक करके इतना खूबसूरत डायमंड तराश भी सकता था। जब रोहित ने देखा कि रानी अलीसा ने वो डायमंड अपने हाथ में पकड़ रखा था, तब अपने गले की खराश साफ करते हुए रोहित ने रानी अलीसा से कहा, रानी साहिबा, मैं चाहता हूँ कि आप ये डायमंड उनके हाथ में दे दीजिए जिनके लिए मैं ये गिफ्ट लाया हूँ। किंग के मुंह से ये बात सुनते ही न चाहते हुए भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर रानी अलीसा ने वो डायमंड अनिका को सौंप दिया। अनिका ने भी बड़े ही प्यार से वो डायमंड पेंडेंट अपने गले में पहनी हुई चैन में फिट कर दिया।
और रोहित की ओर देखकर कहा, थैंक यू सो मच, मुझे वाकई में आपकी ये गिफ्ट बहुत पसंद आई। आई लव इट। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर रोहित मन ही मन मुस्कुराने लगा था, मगर रोहित के ठीक पीछे खड़े चिराग और अब्दुल रोहित की इस हरकत पर बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्हें मन ही मन ये लग रहा था कि उनका बॉस उनकी होने वाली पत्नी को रिझाकर अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक रानी अलीशा को एक तरकीब सूझी। रानी अलीशा ने अचानक ही सबके सामने कहा, मेरे ख्याल से किंग ने किसी और के लिए भी ज़रूरी ऐसी गिफ्ट तैयार की होगी। आखिर इन दोनों मिस्टर किंग एक खास लड़की से अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। जैसे ही रानी अलीशा ने ये बात कही, चिराग और अब्दुल घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। अब किसी भी वक्त उनके बॉस की पोल खुलने वाली थी। तभी रोहित ने एक हैरान करने वाली बात कही। रोहित ने सबके सामने कहा, हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं एक लड़की के बेहद करीब आया हूँ। आप लोग ये कह सकते हैं कि मुझे उससे पहली नज़र का प्यार हो गया है। जैसे ही रोहित ने यह बात कही कि उसे किसी के साथ पहली नज़र का प्यार हो गया था, तो रोहित के बिल्कुल पीछे खड़े चिराग और अब्दुल दोनों ही एक दूसरे को फटी हुई आंखों से देखने लगे। वो समझ गए थे कि आज उनके बॉस का दिमाग खराब हो गया था। वो अपनी ही होने वाली पत्नी के सामने इस तरह की बातें करके अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे थे। दोनों अनिका की मार्शल आर्ट की ताकत के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वह दोनों यह भी जानते थे कि अगर रोहित और अनिका के बीच में तनाव पैदा हुआ और अनिका रोहित को छोड़ने का फैसला करती है, तो तीनों बच्चे अनिका के साथ ही रहेंगे। चिराग और अब्दुल अब तक यह भी जान चुके थे कि रोहित की सगी माँ आयशा मारवा भी ऐसी बात में अपनी बहू अनिका का ही साथ देंगी। उन दोनों को रोहित की होने वाली हालत पर दया आने लगी थी, मगर रोहित की बातों पर अनिका बड़े ही कैजुअली रोहित को देखती रही। अनिका का रिएक्शन देखकर कहीं ना कहीं रेखा मौसी भी काफ़ी हैरान थी। रेखा मौसी ठीक तरह से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित और अनिका की आंखों ही आंखों में क्या बातें चल रही थी। रोहित के ठीक सामने बैठी रानी अलीशा भी रोहित की ये बात सुनकर काफ़ी हैरान रह गई। रानी अलीशा को जब से रोहित और अनिका के प्यार के बारे में पता चला था, रानी अलीशा अनिका से काफ़ी जेलस महसूस करती थी। मगर शायद इस वक्त ज़िंदगी में पहली बार रानी अलीशा को अनिका के लिए काफ़ी सहानुभूति हो रही थी। उसे अनिका की हालत पर तरस आ रहा था। उसका होने वाला पति उसी के सामने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताने जा रहा था। ये सुनकर रानी अलीशा का सर भी शर्म से झुक गया था। रानी अलीशा नहीं चाहती थी कि रोहित इस बात को आगे बढ़ाए और सिचुएशन को और भी ज़्यादा ऑकवर्ड कर दे। इसलिए टॉपिक घुमाते हुए रानी अलीशा ने रोहित की ओर देखकर कहा, तो मिस्टर किंग, क्या आप आज की मीटिंग का एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं? जब रानी अलीशा ने यह बात कही, तब किंग ने एक के बाद एक अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज डिस्कस करना शुरू किया। किंग दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस लीडर होने के नाते ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। वो एक के बाद एक बदलते हुए सिनेरियो को समझाते हुए अलग अलग बिजनेस पॉलिसीज़ डिस्कस करने लगा। रानी अलीशा को भी बड़ी रानी की इस मीटिंग में सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपनी रियासत और अपने देश के लिए कुछ फ़ायदे के सौदे कर सके। रोहित एक के बाद एक बदलती हुई बिजनेस स्ट्रेटजीज और ग्लोबल इकोनॉमिकल सिनेरियो को समझाता रहा। रानी अलीशा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रोहित की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। रोहित बड़ी ही बारीकी से हर एक बिजनेस के पहलू को समझाकर अपनी बात आगे बढ़ा रहा था। वहाँ रेखा मौसी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ये मीटिंग काफ़ी बोरिंग लग रही थी। हालांकि कहीं ना कहीं रोहित चाहता था कि आज नहीं तो कल रेखा मौसी भी इंपीरियल ग्रुप की मेंबर बने। रेखा मौसी की बिजनेस काबिलियत के बारे में न सिर्फ यूरोप बल्कि अब तक दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस हाउस अच्छी तरह से जान चुके थे। इंपीरियल ग्रुप में कई सालों से नए मेंबर को एंट्री नहीं मिली थी, मगर लगभग सारे के सारे इंपीरियल ग्रुप के मेंबर्स रेखा मूर्ति की एंट्री से खुश थे। कहीं ना कहीं इस मीटिंग के जरिए रोहित भी चाहता था कि दुनिया की बदल रही इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझकर रेखा मौसी भी आने वाले दिनों में अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज़ बदलने के लिए तैयार रहें, जिससे उन्हें इंपीरियल ग्रुप में मेंबरशिप मिलना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जहां रानी अलीशा एकटक लगातार रोहित की ओर देख रही थी और उसे बड़े ही प्यार से सुन रही थी, वहीं रोहित किसी न किसी तरह रेखा मौसी का ध्यान अपनी ओर खींचकर अपना प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाता रहा। वहीं अनिका रेखा मौसी के बगल में बैठी हुई हल्की हल्की नींद की झपकियां ले रही थी। जब रोहित का बिजनेस प्रदर्शन खत्म हुआ, तब सबसे पहले रानी अलीशा ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगी। फिर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए रानी अलीशा ने रोहित से कहा, आपका प्रेजेंटेशन तो वाकई में ज़बरदस्त रहा। आज आपने प्रूव कर दिया कि आपको बिजनेस की दुनिया में द किंग क्यों कहा जाता है
और मुझे यकीन है कि आपके इस प्रेजेंटेशन से मिली जानकारियों से मैं भी अपनी रियासत के लिए काफ़ी फ़ायदे के सौदे कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर किंग। रानी अलीशा की तालियों की आवाज़ सुनकर अनिका की नींद खुल गई। अनिका के चेहरे को देखकर रोहित समझ चुका था कि अनिका को न सिर्फ नींद आ रही थी बल्कि उसे भूख भी लगी थी। इसलिए रेखा मौसी के सामने देखकर रोहित ने कहा, मुझे लगता है कि अब यहाँ बैठे सारे मेहमानों को भूख लगी होगी, तो बाकी की बातें खाना खाने के बाद ही की जाएं। जैसे ही रोहित ने यह बात कही, रेखा मौसी तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर कहने लगी, अरे हाँ, बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई। चलिए सब लोग खाना खा लेते हैं। अनिका भी अंगड़ाई लेते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और नौकरों से कहने लगी, सारे बॉडीगार्ड्स के लिए भी खाना लगवा देना। हमारे साथ साथ वो लोग भी लंच ब्रेक का इंतज़ार कर रहे हैं। अनिका के इंस्ट्रक्शंस मिलते ही घर के नौकरों ने रानी अलीशा के चीफ सिक्योरिटी गार्ड यानी कि शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, चलिए आप सब इस तरफ आइए। नौकरों के कहने पर भी शक्तिशाली गेंडा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। शक्तिशाली गेंडे का रिएक्शन देखकर रेखा मौसी ने रानी अलीशा से कहा, क्या हुआ, आपका सिक्योरिटी गार्ड खाना नहीं खाना चाहता? तभी शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर रानी अलीशा ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये हमारा सबसे वफादार सिक्योरिटी गार्ड है। ये मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। जहाँ बात हमारी सेफ्टी की आती है, ये दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करता। रेखा मौसी को ये बात कहने के बाद रानी अलीशा ने शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, देखो तुम भी जाकर खाना खा लो बाकी बॉडीगार्ड्स के साथ। ये रेखा मूर्ति का महल है, यहाँ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब रानी अलीशा शक्तिशाली गेंडे से ये बातें कर रही थी, तब अचानक ही उसे एक बात रियलाइज़ हुई। सारे बॉडीगार्ड्स पर एक बार नज़र घुमाने के बाद रानी अलीशा ने रेखा की ओर देखकर पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके महल में वॉशरूम कितने हैं? ये सवाल काफ़ी अजीब था। रेखा मौसी खुद नहीं जानती थी कि इतने बड़े महल में कितने वॉशरूम थे। रेखा मौसी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, रानी अलीशा, अगर आप वॉशरूम यूज़ करना चाहती हैं तो आइए मैं आपको हमारे खास गेस्ट रूम की ओर ले चलती हूँ। रेखा मौसी की बात सुनने के बावजूद रानी अलीशा अपनी जगह से हिली नहीं और बॉडीगार्ड्स को लगातार देखती रही। कुछ देर बाद रानी अलीशा ने रोहित की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि आपकी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट का पेट कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तकरीबन 1 घंटा हो गया है उसे वॉशरूम गए, मगर वो अब तक वापस नहीं लौटी। मुझे लगता है कि मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए, कहीं आपकी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड किसी मुसीबत में तो नहीं है। इससे पहले कि रानी अलीशा अपने कदम आगे बढ़ाती, रेखा मौसी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुक जाओ रानी अलीशा, एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप क्यों इतनी तकलीफ़ उठा रही हैं? हो सकता है सचमुच उसका पेट खराब हो। मुझे लगता है हमें चलकर खाना खा लेना चाहिए। रेखा मौसी के पास खड़ी अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि बार बार लोग उसके पेट खराब होने के पीछे क्यों पड़े थे। रेखा मौसी रानी अलीशा को ब्लैक कैट के लापता होने वाली बात से डिस्ट्रैक्ट करके खाने पर ले जाती है। रानी अलीशा ने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है कि हमें ब्लैक कैट का यहीं पर इंतज़ार करना चाहिए। अगर उसका पेट भी खराब है तो मुझे लगता है कि कुछ और देर में उसे वापस आ जाना चाहिए। ये कहने के बाद रानी अलीशा अपनी जगह पर पाँव चढ़ाकर बैठ गई और ब्लैक कैट के आने का इंतज़ार करने लगी। वहाँ रानी अलीशा की नज़रें रोहित पर जमी हुई थी और वहाँ अनिका की नज़रें रानी अलीशा के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड शक्तिशाली गेंडे पर जमी हुई थी। शक्तिशाली गेंडा वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल अनिका और रोहित दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि शक्तिशाली गेंडा V16 पाउडर की आखिरी डोज हासिल करना चाहता था और वो डोज इस वक्त रेखा मौसी के महल में ही मौजूद थी। शक्तिशाली गेंडे का रेखा मौसी के महल में होना, V16 पाउडर का भी रेखा मौसी के महल में होना, ये सारी बातें केवल संजोग नहीं हो सकती थी। अनिका और रोहित दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि शक्तिशाली गेंडा किसी गहरी प्लानिंग के तहत महल में आया था और इस वक्त उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। खुद रानी अलीशा ने शक्तिशाली गेंडे को अपने से अलग होने के लिए कहा था। अगर शक्तिशाली गेंडा सचमुच V16 पाउडर चुराने आया था तो उसके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता था, मगर फिर भी शक्तिशाली गेंडा वहीं पर अपने पाँव जमाकर खड़ा था। मगर अनिका जानना चाहती थी कि आखिर शक्तिशाली गेंडे ने क्या प्लानिंग की थी और अकेले होने के बाद वो क्या कदम उठाने वाला था। इसलिए मौका देखते ही अनिका ने रानी अलीशा से कहा, जब तक हम ब्लैक कैट का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें बाकी बॉडीगार्ड्स के बारे में भी सोच लेना चाहिए। जब तक आपके सिक्योरिटी हेड लंच ब्रेक नहीं कर लेंगे, मुझे लगता है कि उनके साथी सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहीं पर खड़े रहेंगे।
जब रानी अलीशा ने पीछे मुड़कर देखा तब उसे भी इस बात का एहसास हुआ कि क्योंकि शक्तिशाली गेंडे ने ब्रेक नहीं लिया था, इसलिए उसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहीं पर खड़े हुए थे। रानी अलीशा ने शक्तिशाली गेंडे की ओर देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि इस महल में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तुम अपने साथियों के साथ लंच लेने जा सकते हो। इट्स माई ऑर्डर। रानी अलीशा का ऑर्डर मिलते ही शक्तिशाली गेंडे ने अपने बाकी साथियों को इशारा किया और उनके साथ नौकरों के पीछे पीछे महल के दूसरे कमरे में चला गया, जहां बॉडीगार्ड्स के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया था। लगभग 5 मिनट बीत चुके थे, मगर ब्लैक कैट का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। तभी रानी अलीशा ने अचानक अपनी जगह से उठते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। रानी अलीशा के चेहरे पर काफ़ी परेशानी नजर आ रही थी। हालांकि रोहित और अनिका काफ़ी रिलैक्स थे, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि जब तक अनिका यहाँ मौजूद होगी तब तक ब्लैक कैट वहाँ आ ही नहीं सकती थी। मगर रानी अलीशा ये बात नहीं जानती थी, इसलिए रानी अलीशा धीरे से रोहित के पास चलकर आई और तेज़ सांस लेते हुए रोहित से कहने लगी, देखो किंग, तुम घबराना मत, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत गहरी साजिश हो रही है। मुझे लगता है कि हम पर अटैक हुआ है। रानी अलीशा की बात सुनकर रोहित और रेखा मौसी दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रानी अलीशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ब्लैक कैट को गए काफ़ी वक्त बीत चुका है। मुझे लग रहा है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। अब तक ये बात पूरे बाजार में फैल चुकी है कि ब्लैक कैट मिस्टर किंग की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, और अब हम सब को इस वक्त माहौल कैसा है वो भी अच्छी तरह से पता है। किंग के काफ़ी दुश्मन ये नहीं चाहते कि किंग हमारे साथ एक सक्सेसफुल मीटिंग करे। किंग की और हमारी दोस्ती कई लोगों को खटक रही है, मगर खतरा सिर्फ किंग के माथे पर नहीं मंडरा रहा है, खतरा किंग के आसपास के लोगों पर भी उतना ही गहरा है। और जहाँ तक मुझे इस वक्त इंट्यूशन हो रहा है, ज़रूर इस महल में कुछ खतरनाक होने वाला है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महल में हमारे दुश्मन हमारे आसपास ही घिरे हुए हैं, और इस वक्त उन्होंने ब्लैक कैट पर हमला करके उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। रानी अलीशा की बात सुनकर अनिका हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगी। रोहित की भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की बातें अलीशा के दिमाग में पहुंची कैसे। बड़ी बड़ी फटी हुई आंखों से रानी अलीशा यहाँ वहाँ देखते हुए रेखा मौसी से कहने लगी, अभी इसी वक्त हमें खुद चलकर ब्लैक कैट की लाश ढूंढनी चाहिए, चलो मेरे साथ। वहाँ खड़े सभी लोग बड़ी हैरानी से रानी अलीशा की इस हरकत को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रानी अलीशा एक मामूली बॉडीगार्ड को लेकर इतनी परेशान क्यों थी। रेखा मौसी ने रानी अलीशा से पूछा, रानी साहिबा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर आप एक बॉडीगार्ड को लेकर इतनी परेशान क्यों हैं? हो सकता है कि उसे वॉशरूम में कुछ ज़्यादा वक्त लग गया हो, मगर आपको इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? रानी अलीशा समझ नहीं पा रही थी कि वो रेखा मूर्ति को किस तरह समझाए कि ब्लैक कैट और किंग के बीच में क्या रिश्ता था। इसलिए हड़बड़ाती हुई आवाज़ में जवाब देते हुए रानी अलीशा ने उनसे कहा, देखिए, वो मेरी बॉडीगार्ड हैं जो कुछ दिनों के लिए मिस्टर किंग की सिक्योरिटी की देख रेख करने वाली हैं। उसका नाम ब्लैक कैट है, और वाकई में वो काफ़ी अच्छी बॉडीगार्ड है। और फिर आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि बड़ी रानी ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, उनके मुताबिक हमें हमारे साथ साथ हमारे लिए काम करने वाले लोगों का भी बराबर ख्याल रखना चाहिए। अगर ब्लैक कैट किसी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब रानी अलीशा ब्लैक कैट को ढूंढने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तभी अनिका ने रानी अलीशा को रोकते हुए कहा, रानी साहिबा रुक जाइए, ब्लैक कैट को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अनिका ने रानी अलीशा से ये बात कही तब रोहित हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगा। रोहित नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी अनिका सबके सामने ये असलियत बता दे कि अनिका ही ब्लैक कैट थी। अनिका ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए रानी अलीशा से कहा, मेरा मतलब है कि आपको उसे ढूंढने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे ढूंढ लेंगे, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। जब रानी अलीशा ने अनिका के मुंह से यह बात सुनी तब उसने राहत की सांस ली और अनिका से कहा, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स को जैसे ही ब्लैक कैट के बारे में पता चलता है तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिए। अनिका ने रानी अलीशा को आश्वासन देते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और चलिए हम सब अंदर चलकर लंच कर लेते हैं। ये कहने के बाद अनिका बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ लोगों को एस्कॉर्ट करती हुई डाइनिंग टेबल की ओर ले गई। बाकी बॉडीगार्ड्स और स्टाफ मेंबर्स महल के नौकरों के साथ दूसरे कमरे में जाकर महल की मेज़बानी का लुत्फ उठाने लगे। हालांकि रेखा मौसी का महल रानी अलीशा के महल जितना बड़ा और आलीशान तो नहीं था, मगर किसी भी एंगल से शान और शौकत में रेखा मौसी का महल भी रानी अलीशा के महल से कम नहीं था।
डाइनिंग टेबल पर इंडियन कुशाइन्स और कॉन्टिनेंटल कुशाइन का कॉम्बिनेशन बड़े ही ध्यान से सजाया गया था। बच्चों के लिए रखे गए केक्स, पेस्ट्रीज, डेजर्ट्स देखकर किसी भी बड़े का मन ललचा जाता। डाइनिंग टेबल की ओर पहुंचने के बाद रेखा मौसी ने रानी अलीशा की ओर देखकर कहा, आप रानी साहिबा हैं, आप ही को आज हेड ऑफ द टेबल की कुर्सी पर बैठना है। रानी अलीशा ये अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो हेड ऑफ द टेबल की कुर्सी पर बैठ गई तो उसे खाना खाते वक्त पूरा टाइम अनीका और रोहित को एक दूसरे के बगल में बैठकर खाना खाते हुए देखना होगा। हालांकि रानी अलीशा अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित और उसके बीच में कोई फ्यूचर नहीं था, मगर रानी अलीशा रोहित के लिए अपनी फीलिंग्स भी छिपा नहीं सकती थी। जब रानी अलीशा पहली बार रोहित से मिली थी, उस दिन से लेकर आज तक वो रोहित की बातचीत, उसके चलने का तरीका, कपड़े पहनने के ढंग से काफ़ी इम्प्रेस थी। अगर रॉयल फैमिली के इतने एहसान रानी अलीशा पर न होते तो उसे पुरानी अलीशा ने सारे बंधन तोड़कर अब तक रोहित को अपना बनाने की हर कोशिश कर ली होती। सालों पहले जब रानी अलीशा को पहली बार रोहित से प्यार हुआ था, तब उसने ये सोचकर मन बना लिया था कि चाहे रोहित उसका न हो पाए, मगर कम से कम रोहित अपने बेटे आर्यन के साथ खुश था और वो अपनी ज़िंदगी में किसी और लड़की को जगह नहीं देने वाला था। मगर जब से रानी अलीशा ने सुना था कि रोहित की ज़िंदगी में अनीका आ गई थी और अनीका ही आर्यन की माँ थी, तब रानी अलीशा काफ़ी बेचैन हो उठी थी। अब कम से कम रानी अलीशा अपनी नज़रों के सामने रोहित और अनीका को एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह साथ में बैठकर खाना खाते हुए नहीं देख सकती थी। वो इतने बड़े दिल की नहीं थी। रोहित और अनीका को एक दूसरे से अलग करने के लिए जल्द से जल्द रानी अलीशा को कोई तरकीब सोचनी थी। इसलिए रेखा को बड़े ही प्यार से समझाते हुए रानी अलीशा ने कहा, नहीं नहीं, खाने के टेबल पर मैं किसी रियासत की रानी नहीं हूँ। आप इस घर की सबसे बड़ी हैं और मेरे दिल में आपके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है। ये आपका महल है और ये डाइनिंग टेबल पर हेड की पोजीशन भी आप ही की रहेगी। रानी अलीशा के इस गेस्चर पर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए रेखा मौसी ने सभी लोगों को डाइनिंग टेबल की ओर आगे बढ़ने का इशारा किया। अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन तीनों अनीका के अगल बगल में जाकर बैठ गए। रानी अलीशा प्रिंसेस लतिका के साथ ठीक रिया के सामने बैठी। रानी अलीशा मन ही मन सोच सोच के खुश हो रही थी कि बहुत जल्द रोहित ठीक उसके बगल वाली चेयर पर आकर बैठ जाएगा। जैसे ही रोहित ने रानी अलीशा के बगल वाली चेयर पर बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, नन्ही सी रिया ने प्रिंसेस लतिका की ओर देखकर कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी दोस्त मुझसे इतनी दूर कैसे बैठ सकती है? अगर प्रिंसेस लतिका मुझसे इतनी दूर बैठेगी तो खाना खाते वक्त मैं उसे मिस करूंगी। नन्ही सी प्रिंसेस लतिका ने भी रिया की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मेरी फ्रेंड रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम दोनों साथ नहीं बैठे तो हम दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे। दोनों भाई यानी कि अलेक्जेंडर और आर्यन समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बहन क्या बात कर रही थी। दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर ये सोचने लगे कि सामने बैठी लड़की को कोई कैसे मिस कर सकता था। मगर वो अपनी बहन की शरारत अच्छी तरह से जानते थे। एक बार अगर उसने कोई जिद पकड़ ली तो पूरी किए बिना नहीं मानती थी। इससे पहले कि वहाँ मौजूद कोई बड़ा रिया को रोक पाता तो उसे समझा पाता, रिया अपनी जगह से उठकर रानी अलीशा के चेयर के पास चली गई और बड़े ही प्यार से रिस्पेक्ट से पूछने लगी, रानी अलीशा, क्या आप मुझे मेरे दोस्त के बगल में बैठने की इजाज़त दे सकती हैं? नन्ही सी रिया का ये सवाल सुनकर रानी अलीशा काफ़ी कंफ्यूज नज़र आने लगी। बच्चों के लिए सीट छोड़ने में उसे कोई परेशानी नहीं थी, मगर वो जानती थी उसके बगल में जो सीट उसने अपने मन में ही रिजर्व करके रखी थी, वो सीट रोहित के लिए उसने खाली छोड़ रखी थी। मगर इस वक्त उसके पास रिया को रोकने का कोई चारा नहीं था। इसलिए बच्ची के साथ बिना किसी आर्गूमेंट के रानी अलीशा चुपचाप अपनी पोजीशन चेंज करके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई और रानी अलीशा की जगह पर नन्ही सी रिया बैठ गई। रिया अपनी दोस्त लतिका के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दी और अपनी प्लेट में खाना सर्व होने का इंतज़ार करने लगे। वहाँ रोहित मन ही मन ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि उसे बिना मांगे ही वो चीज़ मिल गई थी जिसकी वो ख्वाहिश कर रहा था। वो डाइनिंग टेबल पर अनीका के बगल वाली सीट पर बैठने वाला था। वो सीट रिया ने अभी अभी खाली की थी। रेखा मौसी ने रोहित की ओर इशारा करते हुए कहा, किंग, तुम यहाँ अनीका के बगल में क्यों नहीं बैठ जाते? नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कोई भी गेस्ट काफ़ी ऑकवर्ड फील करता है, मगर किंग ने बिना किसी ऑकवर्डनेस दिखाए रेखा मौसी की बात मान ली और सीधा अनीका के बगल में जाकर बैठ गया। अब रोहित, अनीका और उनके बगल में बैठे आर्यन और अलेक्जेंडर को देखकर अचानक ही रानी अलीशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये वही नज़ारा था जो उसे दिन रात सताता रहता था।
रानी अलीशा के सामने इस वक्त जो दृश्य नजर आ रहा था वो उसे दिल में गहरी चोट पहुंचाने वाला था। अपने प्यार को अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वक्त बिताते देखकर रानी अलीशा के गले से खाना नहीं उतरने वाला था। ये बात अब पक्की हो चुकी थी। धीरे धीरे एक के बाद एक सभी लोगों की प्लेटों में खाना सजाया जाने लगा। जैसे ही खाना सर्व हुआ, रेखा मौसी ने सभी लोगों को हाथ से इशारा करते हुए कहा, उम्मीद है आप सबको हमारे महल का खाना और हमारे महल की मेहमान नवाजी पसंद आएगी। बच्चे सबसे पहले डेजर्ट्स पर टूट पड़े। केक्स, पेस्ट्रीज और बाकी मिठाइयाँ एक के बाद एक खा रही रिया और प्रिंसेस लतिका अपने मुंह में खाना रखकर चबा रहे थे और एक दूसरे को देखकर बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। आर्यन और अलेक्जेंडर को अपनी बहन की इन हरकतों पर काफ़ी चिढ़ हो रही थी। रिया कभी भी केक्स और पेस्ट्रीज के अलावा कुछ खाती ही नहीं थी, जबकि आर्यन और अलेक्जेंडर काफ़ी हद तक न्यूट्रिशंस खाना पसंद करते थे। आर्यन को बचपन से ही रोहित ने सिखाया था कि उसे बॉयल्ड वेजिटेबल्स और सैलड पर ज़्यादा ध्यान देना है। वहीं अलेक्जेंडर ने इंटरनेट पर पढ़ा था कि जंक फूड खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और स्वीट खाने से आगे चलकर इंसान को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। दोनों बच्चों ने ज़्यादा करके कॉन्टिनेंटल खाने को पसंद किया था। वहाँ अनिका ने अपनी प्लेट में ज़्यादा करके इंडियन खाना सर्व करवाया था। बटर चिकन और बटर नान की ओर देखकर रोहित ने अनिका से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना ऑयली खाना खाना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें सलाद पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मगर हाँ, तुम्हें देखकर ये भी नहीं समझ आता कि आखिर इतना ऑयली खाना तुम्हें शरीर से जाता कहाँ है। अनिका पूरी तरह से रोहित की बात को इग्नोर करके अपने खाने पर ध्यान देने लगी। रोहित ने बड़े ही स्टाइल से एक फोर्क और चम्मच का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्लेट से सलाद उठाया और धीरे धीरे चबाने लगा। मगर रोहित की नज़रें पूरी तरह से अनिका पर टिकी हुई थी। अनिका को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, जैसे अचार या पापड़, रोहित तुरंत वो बाउल उठाकर अनिका के सामने रख देता। ये सब कुछ देखकर रानी अलीशा के गले से खाने का एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। रेखा मौसी ने रानी अलीशा की ओर देखकर कहा, क्या हुआ रानी अलीशा, क्या तुम्हें हमारे घर का खाना पसंद नहीं है? रानी अलीशा ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके घर का खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। रेखा मौसी ने इस बात को सुनने के बाद रानी अलीशा की प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा, आपने अभी तक एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रखा है और आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे घर का खाना स्वादिष्ट है? जैसे ही रानी अलीशा ने यह रियलाइज़ किया कि उसने अभी तक खाने का एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं रखा था, अचानक ही उसने अपनी प्लेट से पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर रानी अपने मुंह में रख लिया और ज़ोर ज़ोर से चबाने लगी। कुछ ही देर में रानी अलीशा ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। तभी एक नौकर दौड़कर डाइनिंग टेबल के पास आया और रानी अलीशा को पानी ऑफर करने लगा। रानी अलीशा की खांसी इतनी बढ़ गई थी कि जब उसने पानी का गिलास नौकर के हाथ से लिया तब पानी का गिलास पलटकर टेबल पर गिरा और उसकी ड्रेस पर पानी बिखर गया। रानी अलीशा अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसका ड्रेस पूरी तरह से गीला हो चुका था। रानी अलीशा ने रेखा मौसी की ओर देखकर कहा, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस टाइम। रेखा मौसी भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और रानी अलीशा को शांत करते हुए कहने लगी, डोंट वरी रानी अलीशा, ये तो सिर्फ पानी है, कुछ ही देर में सूख जाएगा। डोंट वरी, प्लीज़ रिलैक्स। रानी अलीशा की सांसें तेज हो चुकी थी। सबके सामने एक रानी की इस तरह की हरकत या हालत होना नॉर्मल बात नहीं थी। रॉयल ख़ानदानों में सबसे पहले जो उनके बच्चों को सिखाया जाता था वो थे मैनर्स और एटिक्वेट। मगर आज रानी अलीशा सबके सामने बिल्कुल एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग लड़की के जैसे पेश आ रही थी, जिसे अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त के बीच का फ़र्क नहीं समझ में आ रहा था। रानी अलीशा के साथ इतना कुछ हो गया था, मगर रोहित की नज़रें अब तक रानी अलीशा पर नहीं पड़ी थी। वो बड़े ही ध्यान से अपने बगल में बैठी अनिका को देखे जा रहा था। वहाँ अनिका को भी रोहित का ये बिहेवियर काफ़ी ऑड लग रहा था। अनिका बार बार रोहित को इशारे से कह रही थी कि वो अपने खाने पर ध्यान रखे और उसके खाने पर नहीं, मगर रोहित अपनी खूबसूरत मंगेतर के चेहरे से नज़रें हटाने के लिए तैयार ही नहीं था। रोहित इस बात से बिल्कुल अनजान था कि रानी अलीशा का ध्यान लगातार रोहित पर बना हुआ था। वो घूर घूर कर बड़े ही ध्यान से रोहित के हर रिएक्शन को नोटिस कर रही थी। हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।